वो बोलते ना कि इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुझे मुझसे मिलाने की साजिश की है। तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि बाद में आईपीएल बनाई हम जैसे लोगों ने। सो दोस्तों आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजर रोमी बिंदर सर। बट हिज इंट्रोडक्शन इज फार बियॉन्ड दिस। ही इज द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड ऑल्सो रन्स द वर्ल्ड क्लास क्रिकेट अकेडमी विच इज ऑल्सो नोन एज MSD.7 क्रिकेट अकेडमी. Also, he is known as a big brother and go-to man of Rajasthan Royals. So उनकी पूरी की पूरी जर्नी इस एपिसोड में जानेंगे हम. तो वीडियो अंत तक देखते रहे और आई होप कि मैं आपके सारे डाउट्स कवर करने में पॉसिबल रहेंगे मुझे. तो अगर कुछ भी डाउट्स आपके अगर मिस होते हैं तो मुझे फिर से एक बार इंस्टाग्राम पे मैसेज करना. बट जो भी डाउट्स आए हैं वो मैं वीडियो के अंत में पूछूंगा. तो सबसे पहले तो रोमी सर, आई वेलकम यू टू माय शो जिसका नाम है जर्नी ऑफ चैंपियंस. और मैं स्वागत करता हूं और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग हियर. आपने इस बिजी शेड्यूल में से यहाँ पे आने के लिए टाइम निकाला. तो सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दैट. हाउ आर यू फीलिंग टुडे? Thank you very much for wonderful opportunity to interact with champion host. So No, sir, let's no. hope for the next championship. No, sir, I'm not a champion at all. Just I'm trying to inspire people. Everyone is like a champion. Yeah. यस यस. सो आपकी पूरी की पूरी जर्नी के बारे में यहाँ पे जानेंगे इस एपिसोड में. बट सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये अभी जो चल रहा है बहुत टफ टाइम चल रहा है. कोरोना ये बीच में बहुत ज्यादा अभी फैल चुका है. अभी धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल आ रही है चीजें. बट कहीं ना कहीं लोगों के मन में थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है. लोगों के मन में थोड़ा सा परेशान है लोग कि मतलब फाइनेंशियल लेवल पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं. तो हाउ इज योर रूटीन एंड कैसे आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हो? क्या रूटीन है आपका इस थोड़े से निगेटिव दिनों में? देखिए, मुझे ये बात तो सही बोली आपने कि पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत टफ टाइम है. और न केवल फाइनेंशियल बट फिजिकली लोगों को बहुत प्रॉब्लम है. मेंटली लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रहा है. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरी वन ऑफ अस. बट लेकिन मैं ये बोलूंगा कि कल मैं कुछ वीडियोस देख रहा था. उस पर देख रहा था कि किस तरीके से बहुत लोगों ने क्या क्या कहा इस बारे में. लेकिन मेरी ये सोच है कि जिसकी जरूरतें बहुत कम है वो आप यहाँ पे आराम से सरवाइव कर पाएंगे. और जिसने पहले से ही अपनी लाइफ में जरूरतें बहुत कम रखी है, जो कि फिजिकल नीड हो, मेंटल नीड हो, या फिर किसी भी तरीके की जरूरत जो है अगर आपकी लिमिटेड है और आप बहुत फोकस्ड है, तो मुझे लगता नहीं कि आपको ये पैंडेमिक टाइम पास करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी. और एक बार फिर से मदर नेचर ने ये बता दिया कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है. और आई थिंक ये मतलब मैं तो मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से तो मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या पॉजिटिव है इसमें से. इसमें से पॉजिटिव लेने वाली बात ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि जितना भी ये जिस तरीके से हो रहा है, तो ये मुझे लगता है कि हमको ह्यूमैनिटी को करीब ला रहा है. Exactly. ये हम लोग बहुत अनह्यूमन हो गए थे. हम लोग नेचर के बहुत अगेंस्ट हो गए थे. और इन सब चीजों को हमको एक बार रिमाइंडर एक जरूरी होता है. मुझे नहीं लगता कि ये आने वाली 7 पीढ़ियां इस रिमाइंडर को याद रखेंगी कि इस तरीके का पेंडेमिक हुआ था. Exactly, sir. लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं भाटे साहब कि मैं अभी थोड़ा खेती पे ध्यान दे रहा हूँ. Okay. मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ, तो थोड़ा सा खेती पे ध्यान दे रहे हैं. ग्राउंड के आसपास भी हम लोगों ने कुछ 500-600 फ्रूट के झाड़ लगाए हैं. तो उनके तरफ देख लेता हूँ और वहाँ अपना मतलब उनसे बोलते हैं उनसे बात कर लेते हैं. और अभी भी थोड़ा बहुत ग्राउंड पे जाके मैं रनिंग कर लेता हूँ, योगा कर लेता हूँ. तो कुछ ना कुछ इस तरीके से ट्राइंग. और फिर बिलियर्ड्स खेल लेता हूँ कभी कभी अकेले. कुछ नई चीजें सीख रहा हूँ. आप जैसे दोस्त हैं वो लोग फोन कर देते हैं, किताब पढ़, 2-3 किताबें पढ़ी हैं. तो इस तरीके का काम है. मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम टू डेवलप योरसेल्फ. टू जैसे हमारे वो एक सदगुरु है, वो सदगुरु कहते हैं कि इनर इंजीनियरिंग के बारे में उन्होंने कहा है. लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आप अपने खुद के इंजीनियर खुद हैं. आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है. जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए. और ये अच्छा टाइम है कि जब पूरी दुनिया रुकी हुई है, आप अपने तरफ झांक के, अपने अंदर झांक के देखिए और कोशिश कीजिए कि जो आपको लगता है कि आपकी जो कमियां हैं उनको आप पूरा कर सकें. आई वॉज ट्राइंग, मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत एक छोटे से विलेज के बैकग्राउंड से हूँ.
मेरा एजुकेशन भी बहुत छोटे से विलेज में हुआ है, जिला परिषद स्कूल में हुआ है, तो मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था। तो मैं इन दिनों में इंग्लिश पे काम कर रहा था, बहुत सारे नए नए वर्ड, बहुत सारे लोगों को सुन रहा था, इंग्लिश फिल्म मूवीज देख रहा था। कल परसों मैंने द वॉक करके देखी, वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो रस्सी लगा के वो चलता है, उस बंदे के बारे में सोच रहा था। तो इस तरीके से अपने आप को बिजी रखिए, मुझे लगता नहीं कि आप नेगेटिविटी के करीब जाओगे। ये ग्रेट मैसेज दिया है आपने सर कि मतलब चाहे कितनी भी निगेटिव सिचुएशन हो, बट कुदरत ने ये बता दिया है कि मतलब मेरे से बढ़कर कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं जो चीजें हमें एक्चुअल में जरूरत थी उन चीजों की, तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदाजा दे दिया है। बाकी सारी जब है जो मोह माया है वो मैं कहूंगा ये एक अच्छा मैसेज दिया है हमें कुदरत ने। उसके साथ ही साथ आपने जैसे मैसेज दिया कि मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट, इट इज द टाइम फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट, कि खुद के अंदर झांक के ये मालूम करो कि हमें करना क्या है आगे, सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करने का इससे बेहतर टाइम आपको नहीं मिल सकता। सो दैट्स अ ग्रेट मैसेज फॉर द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग अ लॉट इन दीज डेज। सो रोमी सर, आपकी जर्नी थोड़ी सी यहाँ पे जानेंगे, बट सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि स्कूल के दिनों में आप कैसे स्टूडेंट थे, पढ़ाकू या फिर बैक बेंचर? मैं बैक बेंचर था। और मैं एग्जाम के एकदम जब करीब आते तब पढ़ने वाले में से था। और मुझे पढ़ाई के साथ साथ बाकी भी चीजों में बहुत इंटरेस्ट था। मतलब मैं अपने डैड के बिजनेस पे थोड़ा सपोर्ट दे रहा था जब मैं 4th स्टैंडर्ड से था तब से। तो उनके बिजनेस में भी काम करता था, मैं खेत में जाता था, तो वहां पे भी सीखता था कि क्या हो रहा है। तो मतलब मैं नई चीजों को करने में, सीखने में, किसी और के काम में जाके देखने में बहुत इंटरेस्टेड था। तो आई थिंक मुझे मेरा वो जो नेचर था वो मुझे बहुत हेल्प किया फ्यूचर में, क्योंकि मैं हर बात को जानने के लिए, हर बात को देखने के लिए, प्रैक्टिकली करने के लिए मैं स्क्रैप बहुत जमा करता था। तो स्क्रैप को फिर उसको यूटिलाइज कैसे करना है उसके बारे में सोचता था, जिसको आजकल रिसाइकल कहते हैं। तो वैसे स्कूल में मैं बैक बेंचर था, बट फेल कभी नहीं हुआ, या जिसको बोलते हैं कि ग्रेस मार्क्स, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। आई वॉज एवरेज स्टूडेंट, बट डिडंट वांट टू वर्क वेरी हार्ड। बट आफ्टर माय 12th थोड़ा सीरियस हो गया था। ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया साइकोलॉजी में, उसके बाद थोड़ा सीरियस हो गया था। और फिर मैंने पीजी के बाद कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, वो क्लियर किए, तो वहां पे थोड़ा सीरियसनेस आ गया था। क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी लाइफ आपको इस तरीके से प्लान करनी चाहिए कि जब आपको लगता है कि आपको बहुत स्टेप अप करने की जरूरत है, बहुत टफ टाइम है, तो आप टफ हो जाइए। जब आपको लगता है कि रिलैक्स का टाइम है, तो दूसरी कुछ चीज को सीखिए। तो इस तरीके से मेरा नेचर रहा है। वो एक कहावत है ना, आपके आर्मी में बोला जाता है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो जब मुश्किल वक्त रहता था तो देन आई यूज्ड टू रेडी फॉर एनी चैलेंजेस। बट नॉर्मली आई वाज अ रिलैक्स्ड, कूल, और एकदम पीछे बैठने वाला, और किसी भी जवाब में, किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। थोड़ा मतलब अपने ही दुनिया में रहने वाला था। एग्जैक्टली सर। सो हाउ डिड क्रिकेट हैपन, कि मतलब आपने कब से ये एकेडमी वगैरह खेलना चालू किया, एकेडमी से प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना कब से एक्चुअली चालू किया? मेरा बड़ा भाई है, वो एक बार वो वहाँ यहाँ पे मेरे साथ रहने के लिए आया। तो वो मैं तब सेकंड स्टैंडर्ड में था, तो उसने मेरे को पहली बार बैट पकड़ना सिखाया। और जब वो सेकंड स्टैंडर्ड में बैट पकड़ना सीखा, तो आज तक बैट छूटा नहीं हाथ से। तो फिर बस खेलते चला गया। काफी सी छोटी सी उम्र में ही बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलना, और बड़ी टीमों में सिलेक्शन होते जाना। तो मैं जब अंडर 16 खेला, जब मैं 12 साल का था, तो अपने एज से मैं काफी आगे चल रहा था। तो उसका बहुत फायदा हुआ कि मैच्योरिटी लेवल बहुत जल्दी आ गया, गेम का अंडरस्टैंडिंग बहुत आया, और डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उनसे सीखने, अपने सीनियर्स से सीखने को मिला। तो वहां से क्रिकेट चालू हुआ, और करीबन जब तक मेरे फादर की डेथ नहीं हुई, तब तक मैं फुल टाइम क्रिकेट में ही था। बट हाउ वाज योर पेरेंट्स सपोर्ट, कि मतलब मेरे फादर की डेथ के बाद हम देखते हैं कि पेरेंट्स का सपोर्ट थोड़े केस में माय डैड कहीं ना वाज कहीं नहीं होता, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। My dad was a great father and great friend. Basically, he was more of a friend for me, because वो मेरे दिल की बात करते थे। मैं क्या चाहता हूँ उसके बारे में सोच रहे थे, और लेकिन साथ साथ वो बैलेंस रखना चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं क्रिकेट के मैडनेस में
कहीं जिंदगी के जो जिंदगी की जो बहुत लहरें होती है उसमें कहीं डूब ना जाऊं। तो उस वजह से वो इक्विप करना चाहते थे कि एजुकेशन भी साइमल्टेनियसली चलता रहे। तो एक इस तरीके के बैलेंस फादर थे वो, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया और बहुत इनकरेज किया मेरे क्रिकेट को। बट मेरा मैच कभी देखने नहीं आया वो बोलते थे कि अगर देखूंगा तो टीवी पे देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा। और जब तक मैं टीवी पे आया तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। तो वो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट था मेरे लाइफ। यस यस यस, बट कहीं ना कहीं मतलब उनकी जो मोटिवेशन है कभी आपके साथ अभी भी रहती होगी, जो उन्होंने आपको सीख दी होगी, तो कहीं ना कहीं आपको अभी भी उनका फायदा होता होगा। तो बिल्कुल भी ये बड़ी बात होती है, क्योंकि एज अ पेरेंट यही इंपॉर्टेंट होता है कि अपने खुद के बच्चों को समझो, जो भी टैलेंट उनके अंदर है उनको थोड़ा सा रूम दो कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, उनको थोड़ा सा चांस दो कि उनको वहां पे जो आप चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो चाहते हैं वो बिल्कुल भी करने का एक थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको मेरे दिया है तो बिल्कुल भी यू आर वेरी लकी फॉर दैट। बट मेरे मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल आपने सही की कि चांस देना चाहिए, लेकिन एक बात है कि साथ ही साथ बच्चों को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि अपनी अपनी जिम्मेदारी उन्होंने खुद भी निभानी चाहिए। हम्म क्योंकि ये ठीक है कि पेरेंटिंग है और पेरेंट का ही फर्ज बनता है, लेकिन आपका भी फर्ज है कि आप जब पेरेंटिंग चल रही तो उसका मिसयूज भी ना करें। मैंने एग्जैक्टली कभी भी मेरे फादर के फ्रीडम का मिसयूज कभी नहीं किया हम्म और मैंने कभी उनको धोखा नहीं दिया। तो इस एग्जैक्टली तरीके से अगर मैं इस तरीके मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे या सारे यंगस्टर ये बात सुने कि सबसे पहली ऑनेस्टी आपकी आपके पेरेंट के प्रति है। एग्जैक्टली सर, दैट्स अ ग्रेट मैसेज यू हैव गिवन ऑन दिस शो। तो और मतलब यही कहीं ना कहीं जरूरी भी होता है कि जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से हम यूज करें, है ना। ऐसे ऐसे नहीं है कि मतलब फ्रीडम मिला है तो कुछ भी करे, तो हमें प्रूव करना होता है कि ठीक है, हम आपने फ्रीडम दिया है तो बिल्कुल भी उसी तरह से हम जाएंगे, हम अपने गोल्स को अचीव करके दिखाएंगे। ये कहीं ना कहीं जरूरी होता है, वो आपने ग्रेट मैसेज दिया यहाँ पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यस। सो रोमी सर, आपने अपनी क्रिकेटिंग जर्नी तो बता दी, बट ये हाउ डिड मतलब ये आपने कैसे ये जो एकेडमी है वो कैसे चालू की, कैसे दिमाग में आया आपके, और कब से ये मेरा एकेडमी चालू की? मेरा जब मैंने आपको बताया कि मेरे फादर की डेथ के बाद मैं कॉलेज पढ़ रहा था तभी, और फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहता था। ओके। तो लेकिन मेरा, जैसे आपने बोला कि मेरा बाद में मेरा मन नहीं लगा वहाँ पे। हम्म मैं एग्जाम वगैरह क्लियर किया हम्म और मैं इंटरव्यूज में क्लियर हुआ, लेकिन मुझे लगा कि अगर मेरे को जिंदगी भर इसी टेबल और चेयर पे अपनी पूरी लाइफ निकालनी है तो मैं हम्म ये लाइफ नहीं जी पाऊंगा। तो मैं वो छोड़ के एक दिन दिल्ली से वापस आ गया। हम्म और जब वापस आया तो फिर मैंने बोला कि अगर मेरा सपना नहीं पूरा हुआ इंडिया के लिए खेलने का, तो हम्म मैं लोगों का सपना पूरा करूंगा। क्योंकि हम्म एक एक बहुत ही मतलब अजीब सी घटना मेरे साथ घटी थी। हम्म एक मेरा पड़ोसी था ओके। जब मैं कॉलेज कर रहा था। हम्म तो वो रोज एक ही गाना बजाता था। ओके। वो टेप रिकॉर्ड होता था तभी। हम्म उसके ऊपर एक कैसेट बजती थी जिसमें गाने के बोलते कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। हम्म तो विनोद मेहरा की वो कोई फिल्म थी अशोक कुमार के साथ। हम्म ऐसा 365 दिन उस बंदे ने रोज मेरे पास वही गाना बजाया, और वो गाना मेरे दिमाग में ऐसा घुस गया कि हम्म आज तक बाहर नहीं निकला है। क्योंकि जब मैंने एग्जैक्ट व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, लिटरली लॉस्ट माय लाइफ, तो मुझे ये लगा कि अब मेरे लाइफ में कोई एम नहीं है। तो फिर ये जो गाना है, या जो मेरा साइकोलॉजी का स्टडी करना हो गया, या हम्म मेरा क्रिकेट खेलना हो गया, ये सारी चीजों का एक मिक्सर था जो मुझे आ, दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ मोड़ दिया। जबकि मेरे फादर का बिजनेस होटल का था, ट्रांसपोर्ट का था, नेशनल हाईवे पे हमारा होटल वगैरह है, तो उनका था। तो मैं वहां पे बिल्कुल मेरा दिल नहीं लगा, और मुझे कुछ ऐसा करना था कि जैसे मेरा अगर कोई सपना टूटा है तो हम्म किसी और का ना टूटे। और मैं हमेशा कहता था कि मेरे विलेज में अगर मेरी इंडिया की टी शर्ट नहीं लटकी है तो यहाँ पे कम से कम 100 टी शर्ट लटकेगी। दैट्स द मोटिवेशन बिहाइंड स्टार्टिंग दिस एकेडमी इन तलेगांव, बिकॉज मतलब आप कहीं से भी कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते थे, पुणे, मुंबई या फिर बिग सिटीज में, बट यही एक जरूरी बात है कि मतलब आपने बहुत सारे इंटरव्यू में बताया भी था कि जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ तो वी हैव टू गिव देम बैक। तो बिल्कुल भी यही एक मोटिवेशन रही होगी कि तलेगांव के अंदर अंदर ही आपने एकेडमी स्टार्ट की। शिवांकर, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि इसको जो लोग बोलते हैं ना कि काफी बड़ी बड़ी किताबों में, काफी बड़े बड़े इंटरव्यू में लोग बोलते हैं ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, हम्म बी ऑनेस्ट। हम्म व्हाट इज द ऑनेस्टी? ऑनेस्टी इज बी ऑनेस्ट विथ योर पेरेंट्स, हम्म ऑनेस्ट विथ योर वेर एवर यू आर लिविंग इट। हम्म अगर आपने किसी विलेज से, किसी गांव से कुछ लिया है, वहां का पानी पिया है, वहां के बड़े लोगों की हेल्प ली है, तो हम्म उनके साथ भी ऑनेस्ट रहिए। अगर मैं यहाँ से चला जाता
और बड़ा बन के मैं निकल जाता, तो मैंने उनको यूज किया है। एग्जैक्टली। और फिर मैं वहां पे गेस्ट अपीयरेंस के जैसा दिवाली और दशहरे पे आके थोड़ा गरीबों को कुछ दे के नौटंकी दिखाऊं, ये मेरे फितरत में नहीं था। मुझे वहां पे रह के ग्राउंड 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 पे रह के काम करना था वहां के बच्चों के लिए। अगर मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ तक पहुंच पाया तो यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। और सब लोग बोलते हैं कि सबको अपनी मातृभूमि से प्यार होता है, तो बी ऑनेस्ट विथ योर मदरलैंड, बी ऑनेस्ट विथ योर पीपल who help you to grow like this. So ये मुझे लगता है कि जो बी ऑनेस्ट वाली बात है, उसको उसको पूरा करने के चक्कर में ये सब हो गया। एग्जैक्टली सर, ये बहुत ही बड़ी बात आपने कही है कि मतलब यू हैव टू बीइंग ऑनेस्ट विथ एवरीबॉडी अराउंड यू। सो डेफिनेटली यही चीज मदद करती है कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में, और थोड़ा सा मोटिवेशन भी देती है। अगर आप दूसरों के लिए काम करते हो तो खुद ब खुद बहुत एक मोटिवेटेड रहते हो आप, तो डेफिनेटली इसका जरूर आपको फायदा हुआ होगा। रोमी सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और मतलब आपने राजस्थान रॉयल्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है। आई थिंक अभी 13 साल हो चुके हैं मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यू हैव बीन विथ राजस्थान रॉयल्स टीम। सो हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विथ ओवरऑल टीम, विद द प्लेयर्स एंड ओवरऑल द थिंग्स अराउंड राजस्थान रॉयल्स? शुभंकर देखो, ये तो मेरे लिए एक्सपीरियंस बोलोगे तो मेरा तो सपना था ये। मेरा ड्रीम था कि मैं चैंपियन लोगों के साथ मैं ड्रेसिंग रूम शेयर करूं, मैं उनके विचार जानूं, उनसे कुछ सीखूं। और इससे अच्छा सीखना क्या हो सकता है कि आप हर साल 25 इंडिया के और वर्ल्ड के टैलेंटेड प्लेयर्स के साथ हो। एग्जैक्टली। और बाकी भी जो 8 टीमों के प्लेयर है, मतलब आप बेसिकली 200 लोगों से, 200 टैलेंटेड लोगों से मिलते हो, पर्सनली मिलते हो, पर्सनली जानते हो। तो वो तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन राजस्थान रॉयल में होना एक बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि एक ऐसी टीम है जो ग्राउंड से जुड़ी हुई है, जो मेरे मेरे खुद के विचारों को, मेरे खुद की लाइफ को, मेरे खुद के पैशन को बहुत मैच करती है। क्योंकि अगर तुमने देखा होगा 2008 में हम लोगों को अंडरडॉग्स कहा गया था, और हम लोग चैंपियन बने थे। और उसके बाद हम लोग 3 बार हमने क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई किया है। ये जो सारी बातें हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा यंगस्टर्स को मौके दिए हैं राजस्थान रॉयल ने। यस, एग्जैक्टली सर। तो वो ये बात मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करूंगा जो जो किसी को भी नीचे से उठा के आसमान का सितारा बना देते हैं। क्योंकि उसकी सक्सेस स्टोरी में आपका भी कुछ जर्नी, वो ये जर्नी बहुत ही मोटिवेशनल है। मुझे हर साल, जैसे इस साल की बात बोलता हूँ आपको मैं, चेतन सकारिया मेरे लिए बहुत बड़ा, मतलब अगेन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है कि एक ऐसे बैकग्राउंड से अननोन बच्चा आता है और इतना बड़ा स्टार बन जाता है। तो इस तरीके की बातें हर साल हमारे साथ हुई है। राहुल तेवतिया हमारे साथ 2015 से थे। उसके बाद आपने पिछले साल हमारे साथ में राहुल त्रिपाठी खेले थे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो अभी भी आते जा रहे हैं। तो ये एक बात है जो मेरे को, आई वांट टू से दैट इट्स लाइक अ ट्रू रॉयल्स। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? रॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि जो एक पुराने जमाने में जो राजा होता था, बेसिकली वो अपना सुख चैन भोगने के लिए नहीं होता था, वो प्रजा के साथ होता था, प्रजा की ताकत होता था। तो मुझे लगता है कि दिस इज अ ट्रू रॉयल्टी व्हेन वी आर मेकिंग पीपल, लाइक वी आर एम्पावरिंग पीपल। दैट्स व्हाट everybody wants, everybody love to do that. So that's why we as a Rajasthan Royal, we feel very proud. और ये सारी बातें, और ये हर साल वो ड्रेसिंग रूम में हमारा पूरा माहौल ही ऐसा होता है कि किस तरीके से हम एक नए स्टार को जन्म देंगे। एग्जैक्टली सर। और यही मैं पूछना चाहता था कि आपसे, मतलब कि एक बहुत सारे प्लेयर्स के साथ आपका बहुत इंटरेक्शन होता है अभी, बहुत अपने फ्रेंडशिप्स बना के रखी है प्लेयर्स के साथ, बट आई वांट टू पर्सनली आस्क कि मतलब शेन वॉर्न के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपके एक्सपीरियंस, हाउ ही एज अ पर्सन, और उसके साथ ही साथ राहुल द्रविड़ के बारे में थोड़े से अगर आपके साथ एक्सपीरियंस हो तो बिल्कुल भी वो शेयर कीजिए। अभी मैं आपको बताऊं कि शेन वॉर्न और राहुल द्रविड़ दोनों लाइक अपोजिट पर्सनालिटीज हैं। Exactly. अपनी अपनी जगह पे दोनों लेजेंड हैं। लेकिन सब में एक बात दोनों में सेम है, वो है कंपैशन। वो कंपैशन दोनों में गेम के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए एकदम सेम है।
और आई थिंक वो दोनों चीजें जो है, दोनों क्वालिटीज जो है कंपैशन की, हम्म, वही उनको ट्रू रॉयल्स भी बनाती है। एग्जैक्टली। तो शेन वॉन के साथ ऐसा है कि उनके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है हम्म, मैचेस खेलने का, एंड ही इज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। उनके साथ रह के जब वो एक एक मैच की बातें बताते हैं कि उस मैच में क्या हुआ था और वहां पे कैसा खेले। एक बार उन्होंने कुछ कटक कटक की कहानी सुनाई थी, जब इंडिया के 5 विकेट चले गए थे और बाद में उनको एक बैटिंग करनी, उनकी इनकी भी बैटिंग आ गई क्योंकि ट्रैक बड़ा स्पिनिंग ट्रैक था। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और आप उन बातों में खो जाते हो, क्योंकि मैं तब यंगस्टर था, वो मैचेस देखा करता था, तो एग्जैक्टली उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तब क्या हो रहा था, तो ये सब जानने को मिलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और राहुल द्रविड़ वहीं पे ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, हर बात एक एक प्रोसेस के तहत करते हैं। हम्म, किस तरीके से मैच के लिए प्रिपेयर करना है, किस तरीके से एक एक छोटा छोटा प्रोसेस, उनके कपड़े कहाँ रहेंगे, उनका पैड कहाँ रहेगा, उनका बैट कैसा रहेगा, उनका किट बैग बड़ा नीट एंड क्लीन रहेगा। हम्म, वही शेन वॉर्न थोड़ा बिंदास है, वो हम्म, ग्राउंड पे अंदर जाने के बाद सोचते हैं कि अब क्या करना है। तो वो थोड़ा ये प्रोसेस्ड मैन है, और वो थोड़ा लाइक अपने इंट्यूशंस पे चलने वाला आदमी है। एग्जैक्टली। तो जब वो दोनों के साथ में रहा, तो ये देखा कि प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में इंट्यूशन को फॉलो करना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट है, है। अगर डेफिनेटली दोनों को डेफिनेटली। कॉम्बिनेशन बना लिया जाए, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बना लिया जाए, तो हम्म, फिर आप महेंद्र सिंह धोनी बन जाते हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब बहुत ही बढ़िया चीज। तो सर हमें ये बताइए कि मतलब आपने क्रिकेट खेला हुआ भी है, जैसे कि आपने बताया कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद थे। एमपीएससी आपने थोड़े से इंटरव्यूज वगैरह भी क्लियर करे थे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपने बहुत सारे क्लियर किए थे। तो क्रिकेट पहले से दिमाग में था कि क्रिकेट में ही कुछ करना है, और या फिर धीरे धीरे जब देखिए गेम क्रिकेट, गेम के साथ थोड़ा सा। नहीं नहीं, क्रिकेट बचपन से हम्म, 83 का वर्ल्ड कप देखा था, तब से दिमाग में कपिल देव थे। या। और इंडिया इंडिया को रिप्रेजेंट करने का सपना था, हम्म, लेकिन छोटे से गांव में रहा और फैसिलिटीज नहीं मिल पाई, और मेरे फादर के पास में उतने रिसोर्सेज भी नहीं थे तभी हम्म, कि वो मुझे बाहर भेज पाते, मुंबई बैंगलोर हम्म, कहीं भेज पाते। तो उस वजह से क्या हुआ कि हम थोड़ा उसको कहेंगे कि पिछड़ा रह गया। हम्म, लेकिन फिर वो कमी जो थी, उसको मैंने कमजोरी नहीं बनाया, उसको थोड़ा ताकत बनाया, और लगता कि बिल्कुल। फिर मुझे लगा कि यार इसको तुम अलग तरीके से देखो, और बाद में कोई दूसरा इस तरीके से और रोमी बिंडर ना बने कि जिसका भी सपना टूट जाए। एग्जैक्टली, दैट्स द मेन मोटिवेशन यू चूज क्रिकेट। और जब मतलब हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत ये पॉपुलर गेम है और बहुत सारे बच्चे यही करना चाहते हैं क्रिकेट में करियर, तो डेफिनेटली यही एक आपकी क्या उनके लिए एडवाइस रहेगी जो भी अपना करियर बनाना चाहते हैं क्रिकेट में, या फिर मैनेजमेंट के साथ कोई क्रिकेट अगर बनाना चाहते हैं करियर, तो भी क्या एडवाइस रहेगी आप? मैं एडवाइस तो नहीं, बट मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि पहली बात तो जैसे बात चालू हुई ऑनेस्टी से, तो अपने सपने के प्रति भी ऑनेस्ट रहें। हम्म, अगर आपका सपना रोज ही चेंज हो रहा है, अगर हम्म, आप बार बार सोच रहे हो, अगर अपने आप को डाउट कर रहे हो कि अगर हम्म, मैंने मैनेजमेंट का रास्ता चुना है तो क्या मैं कर पाऊंगा क्या, हम्म, कि वो सिर्फ मेरे को माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी चाहिए। कंपनी हम्म, कोई भी मिले, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। आपको नहीं कुछ मिला तो घर से शुरुआत कीजिए, आपके एग्जैक्टली, घर को मैनेज करना सीखिए, उसके फाइनेंसेस मैनेज करने में अपने फादर की हेल्प कीजिए, और आपका लर्निंग वैसे आ जाएगा। और एग्जैक्टली। मैं आपको जैसे बताया कि मेरे घर में बहुत छोटा सा बिजनेस था, हम्म, लेकिन मैं बचपन से ही बहुत उसमें इंटरफेयर करता था और बहुत कुछ कोशिश करता था कि उसको वैल्यू एडिशन कर पाऊँ। हम्म, तो आपने जैसे बोला कि मैंने कभी मैनेजमेंट सीखा नहीं, मैंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, आपको जान के हैरानी होगी कि मैंने पहला टूर्नामेंट जब होस्ट किया हम्म, तो मैं 8 स्टैंडर्ड में था, ओ, और मेरे पास में कोई स्पॉन्सर नहीं था। तो स्पॉन्सर नहीं था तो मैंने प्लेयर्स से ही पैसा जमा किया, और उनको हम्म, बोला कि जो पैसा जमा होगा इसका प्राइज 1, 2, 3 और मैन ऑफ द मैच इसमें से मिलेगा। ओ, तो ट्राई टू फाइंड आउट योर ओन वे, और हम्म, ये बचपन से शुरू होता है। और दूसरी बात, एक बात तो ये आता है कि आप जो ड्रीम देख रहे हो, फिर हम्म, उसको एकदम, उसको शिद्दत से उसके पीछे लग जाओ। और एग्जैक्टली। दूसरी बात ये है, पहले अपने दिल की बात सुनो कि आप क्या चाहते हो। हम्म, आप कभी कभी क्या होता है, मेरे मेरे 2-3 दोस्त थे, बहुत टैलेंटेड थे। हम्म, और एक एक बच्चा मेरे को अभी भी याद है कि वो लिखता बहुत अच्छा था मराठी में। हम्म, तो वो मराठी लिखना उसको, मतलब बाद में कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये था कि अगर वो मराठी लिखेगा तो वो थोड़ा डाउनग्रेडेड हो जाएगा, और हम्म, वो केमिकल इंजीनियर बनने गया। ओ, और जब वो इंजीनियर बनने गया, तो ना वो ढंग का इंजीनियर बना और ना एग्जैक्टली। राइटर बना। हम्म, अदरवाइज अगर वो मेरे हिसाब से अगर वो एमए मराठी लिटरेचर करता, उसमें पीएचडी करता, हम्म, तो आज वो
महाराष्ट्र का सबसे अच्छा साहित्यकार हो। हम्म अब लेकिन आपने उसको उसने अपनी कॉलिंग को, अपने पैशन को और अपने हुनर को पहचाना भी नहीं। तो वहां पे थोड़ा अपने दिल की आवाज भी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अरे लोगों को किसमें ज्यादा हम्म जॉब मिल रहा है, या लोग क्या बनना चाहते हैं, तो उधर लोग ज्यादा जा रहे हैं। भेड़ भेड़ चाल नहीं चलनी। आप अपने आप को देखो कि आप क्या चाहते हैं। एग्जैक्टली एक सर। वैसे काफी लोग कहते हैं कि लाइफ लाइफ एक बार मिली है। ऐसा लोग बहुत कुछ स्पिरिचुअल बातें करते हैं कि एक बार लाइफ मिली है, उसको खुल के जियो। मैं हम्म बोलता हूँ चाहे वो खुल के जियो चाहे बंद होके जियो, लेकिन अपने लिए जियो। एग्जैक्टली सर। पहले अपने लिए जीना सीखो और अपने सपनों, आप क्या चाहते हो हम्म और आप अपना गोल बना लो। और वो गोल बनाने के बाद और राहुल द्रविड़ के जैसा पैशन को फॉलो करो, प्रोसेस सही करो, और शेन वॉर्न के जैसा इंट्यूशन पे चलो कि आपको इंट्यूशन क्या है, आपका आपका दिल क्या कह रहा है। और एग्जैक्ट। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहा, साथ में आपकी कड़ी मेहनत। अभी फिर एक बात आपने मेरे को कही थी, फोकस की बात कही थी। हम्म अब लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पे टाइम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम्म सक्सेस भी पाना चाहते हैं, और हम्म दूसरों की वो स्टोरीज पढ़ पढ़ के, उनका वो प्रोफाइल पिक्चर देख देख के अंदर ही अंदर ये देखते हैं इसके कपड़े कितने अच्छे हैं, इसके उसमें कौन सा चश्मा है। ये ऐसे से कुछ नहीं मिलने वाला है। एग्जैक्टली सर। और अगर हम मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ जा रहे हैं, तो हम्म इसका मतलब है मटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में तो आपको कोविड ने ऑलरेडी समझा दिया कि यप। इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। हम्म आप देखो कि आपकी जरूरतें बहुत कम होनी चाहिए। आप ये पहले सोचो कि आप पहले एम्पावर्ड हो जाओ, ताकि बाद में आप अपने शौक पूरे कर सको। माँ बाप के खर्चे पे शौक पूरे करने को किसने कहा है? अब एग्जैक्टली। मुझे अगर एप्पल 12 चाहिए, हम्म तो ठीक है, मैं तो बोल रहा एप्पल 12 मत लो, एप्पल 22 लो, लेकिन अपने पैसों से लो। ट्रू ट्रू ट्रू। फादर को बोल के, उनको बोल के, मदर को बोल के, और उनको जाके लोन निकलवा के, और फिर अपने पैशन पूरे करना, इसको पैशन नहीं कहते, इसको शो ऑफ कहते हैं। शो ऑफ कहते हैं, राइट राइट सर। इन चीजों से बचना चाहिए। और हम्म जो मैंने पहले बातें कही उनके तरफ फोकस रखना चाहिए। तो हम्म कितना भी बड़ा टारगेट हो, कोई हम्म भी आ, आ, आपका मिशन हो, हम्म आप उसको बिना पाए रह ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता है। एग्जैक्टली सर। ये बहुत ही चीज अच्छी कही आपने कि शो ऑफ करने के लिए मत करो, खुद के लिए करो। खुद को प्रूव करने के लिए करो, खुद के लिए, खुद के हैप्पीनेस के लिए करो। तो सक्सेस एक ना एक दिन आपको मिलेगी। बट सर, मैं आपसे पूछना चाहता था कि मतलब जब ये जैसे अनकन्वेंशनल पाथ थोड़े से होते हैं कि क्रिकेट हो गया, फिर लोगों को ऐसा लगता है कि चाहे वो अनकन्वेंशनल नहीं हो, बट लोगों को ऐसा लगता है कि ये अनकन्वेंशनल है, इसमें कुछ करियर नहीं बन सकता। तो क्या उस टाइम आपको डर लगा था जब आपने क्रिकेट की तरफ रुख किया था? क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनकी सोच अलग रहती है, और आपके पास ऑप्शंस भी ज्यादा मौजूद थे। तो कैसे आपने वहां पे, नहीं, क्या एग्जैक्टली थिंकिंग रही आपकी? मैं मुझे ये जो वर्ड है ना, आपने बोला डर लगा, तो आप एक बार, लोग बोलते हैं कि आई लव क्रिकेट, ठीक है, ऐसे हम्म बहुत लोग बोलते हैं आई लव क्रिकेट, और कई लोग तो लिखते भी आजकल डीपी के ऊपर आए, फिर वो दिल का साइन, यस यस यस। फिर उस पर क्रिकेट, राइट। यप। फिर जिसको आप लव करते हो उससे डरते हो या प्यार करते हो? यस, प्यार करते हो डेफिनेटली। तो और अगर आपको डर है, तो हम्म इसका मतलब प्यार नहीं है। और अगर हम्म प्यार है, तो आपको उसको पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हम्म चाहे वो आईसीसी हो, चाहे बीसीसीआई हो, चाहे कोई और बड़ी संस्था हो, आप हम्म एक दिन वहां पहुंच जाओगे। और एक बात और याद रखिएगा कि हर जनरेशन में, हम्म हर समय में, हर चीज में इम्प्रूवमेंट आए। और जो इम्प्रूवमेंट लाए गए हैं, वो हम्म लोगों ने लाए, मैंने और आपने लाए, आप मेरे और आपके जैसे लोगों ने लाए। हम्म तो हमेशा आपकी जगह वहां पे होती है। हम्म अगर आप में वो टैलेंट है, अगर आप में वो शिद्दत है, आपका फोकस, आपका स्टडी है, आपने हम्म मेहनत की है, हम्म कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन वहां पे बनता है। हम्म और उस कंट्रीब्यूशन के लिए वो जगह खाली है। और वो जगह भर लेकिन वो जगह भरने के लिए सिर्फ ये मत देखो कि अरे विराट कोहली का मैं फैन हूं, मैं एम एस हम्म धोनी का फैन हूं। हम्म पहले आप अपने फैन बनिए, पहले अपने फैन बनिए। एग्जैक्टली, दैट्स अ ग्रेट और एडवाइस, क्योंकि जब तक खुद के फैन आप नहीं बनते तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर लोगों के साथ, लोगों के ऊपर आप आप डिपेंड दूसरों रहोगे। को, आप मेरे अभी मैं क्रिकेट में हूँ, मैं बहुत देखता हूँ, लोग बोलते हैं सर उसके साथ सेल्फी खिंचानी, कई लोगों का ड्रीम है उनके हम्म साथ सेल्फी खिंचानी है। हम्म ठीक है, आप उनके फैन हो, आपको लगता है कि सेल्फी खिंचानी है। हम्म लेकिन मुझे एक बात याद, कभी मेरे को किसी ने ये बात नहीं बोली कि मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ, इनका स्वभाव कैसा है, ये हम्म कैसा काम करते हैं।
वो उनके कैरेक्टर, अपने अंदर कैरेक्टर लाना चाहता हूँ। राहुल द्रविड़ के फैन है लोग, लेकिन राहुल द्रविड़ की लाइफ को फॉलो करने के लिए कोई भी उत्सुक नहीं होता है। एग्जैक्टली। आपको उनके बारे में अगर कहानी पता होगी तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद भी 10 साल बाद तक वो मारुति 1000 में ट्रैवल करते थे खुद की, उन्होंने कार तक नहीं खरीदी। एग्जैक्टली, वो मतलब वही आपने बात कही ना आज आज कि शो ऑफ आज करने के लिए कुछ नहीं था। आज प्लेयर हम्म आज प्लेयर पहले खेलने जाता है, पहले मम्मी डैडी को बोलता है कि मेरे को कार पहले चाहिए, एग्जैक्टली। मेरे को एप्पल का फोन चाहिए। मतलब क्रिकेट खेलने में एप्पल से क्या, उससे फायदा क्या होगा? एग्जैक्टली सर। तो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा होमवर्क कीजिए। आप इन चीजों पे इन्वेस्ट नहीं करके अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए। मैंने काफी लोग देखे जो अपने ऊपर बहुत इन्वेस्ट करते हैं, और जो अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है वो कभी धोखा नहीं खाते। हम दूसरे की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हम दूसरों के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, और बाद में हम बोलते हैं अरे यार मेरे को उसको मिलने को नहीं मिला, उस कंपनी के शेयर नीचे चले गए। लेकिन आपने अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट किया? एग्जैक्टली। ट्राई टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। एग्जैक्टली सर, बहुत ही बढ़िया एडवाइस दे रहे हो आप। और जैसे कि आपने बताया कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ और राइट चीजों पे इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो वो लॉस के बराबर है। जब आप, अगर आपको कुछ और अचीव करना है और कुछ आप कुछ भी खरीदते हो उससे नॉट रिलेटेड, कि मतलब अगर आपको क्रिकेट में करियर बनाना है और आप खरीद रहे हो आईफोन, तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा आपको, बिल्कुल भी आगे बढ़ने में आपकी ग्रोथ नहीं होगी बिल्कुल भी, और और बाय डिफॉल्ट आपको सक्सेस नहीं। आप डाइवर्ट भी हो जाते हो, आप डाइवर्ट हो जाते हो, आपका टाइम उधर कहीं और चला जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। सो यहाँ पे बहुत सारे सवाल इसी रिलेटेड आए थे कि मतलब व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अचीव सक्सेस, मतलब अगर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की अगर बात की जाए स्पेशली, सो इज दैट अ डिग्री और क्रेज और पैशन टुवर्ड्स द गेम व्हिच विल हेल्प यू टू बी सक्सेसफुल? अगर मैं बोलूंगा कि एक कैरेक्टर बनाने में और एक इंसान बनाने में क्या क्या जरूरत होती है, तो इंसान बनाने के लिए भी मदर फादर के जीन्स, उसके बाद आपकी बॉडी में ब्रेन, हार्ट, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। तो उसी तरीके से एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वाला गुरु बनाने के लिए एक, सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो निखारता है, वो आपको नॉलेज देता है, वो ये बताता है क्या गलत है क्या सही है। लेकिन साथ साथ में मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत कैसी होनी चाहिए कि आपको उस नॉलेज के, वो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो लोग अभी स्पोर्ट्स में मैनेजमेंट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, वो लोग सिर्फ डायरेक्ट बोलते हैं कि मेरे को आईपीएल में जाना। दोस्त, क्या वो अपनी गली में, क्या वो अपने मोहल्ले में कोई टूर्नामेंट हो रहा है पहले उसको मैनेज करने जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? दैट आई वांट टू रन योर टूर्नामेंट बिकॉज आई वांट टू लर्न हाउ टू मैनेज द टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। मैं आपको एक बात बता दूं, आप मुंबई में रहते हो, मैं आपको बता दूं कि मुंबई की गलियों में छोटे छोटे चौल के पास में टूर्नामेंट होते रहते हैं, छोटे छोटे। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मुंबई के वो चौल का क्रिकेट देखने के लिए 4-4 घंटे घूमा हूं टैक्सी से, देखने के लिए। क्यों पता है क्या? सिर्फ आईपीएल की टिकट देखने के लिए, आईपीएल की टिकट लेके आईपीएल देखने के लिए नहीं, बट ऐसा क्रिकेट भी, क्रिकेट को या किसी भी स्पोर्ट्स का मैनेजमेंट अगर जानना है, तो लोग बोलते हैं, जैसे मैनेजमेंट गुरु बोलते हैं कि गो टू द ग्रास रूट लेवल। व्हाट इज अ ग्रास रूट लेवल? बट पीपल डोंट वांट टू गो टू द ग्रास रूट लेवल, दे वांट टू गो ऑन द टॉप, डायरेक्टली टॉप पे चाहते हैं, वही वहां पे। आजकल का ये बोलना, आजकल की थ्योरी ये है। तो एक बात सब लोग बोलते हैं कि प्रिपेयर योरसेल्फ। हाउ डू यू प्रिपेयर एज अ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट? स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का प्रिपरेशन चालू होता है ग्राउंड पे, क्लासरूम में नहीं होता है। एग्जैक्टली। ऑस्ट्रेलिया जाके और यूके जाके डिग्री लेके नहीं होता है। आप डिग्री लेने के बाद 1-2 साल आप ग्राउंड पे काम करो, और अगर वो ग्राउंड भले किसी भी, टेनिस बॉल हो जाए, कबड्डी हो जाए, किसी भी और काम करो। मैं आपको बताता हूँ, अगर वो 2 साल के अंदर आपके लिए नए नए दरवाजे नहीं खुले, तो आप मेरा एड्रेस ले लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, आके मुझे बोलिए कि मेरे को कुछ नहीं मिला। एग्जैक्टली सर, मतलब यही चीज यहाँ पे सीखने की जरूरत है लोगों को, कि पहले तो, सबसे पहले तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। फिर उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आप काम कर सकते हो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने से आपको दो चीजें क्लियर हो जाती है कि पहले तो मतलब, हाँ सर प्लीज कंटिन्यू सर।
एक बात ये है कि लोग बोलते हैं पेशेंस, बी पेशेंस। पेशेंस का मतलब क्या है? डिग्री पाए और उसी टाइम आपको आईपीएल मिल जाए, या उसी टाइम आपको आईएसएल मिल जाए, या वर्ल्ड कप मिल जाए। मतलब ये है कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, उसके बाद आप थोड़े दिनों तक, आप जॉब पाने के चक्कर में नहीं, लेकिन थोड़े दिनों कुछ इवेंट, छोटे छोटे इवेंट कीजिए, और वहां पे जाके पैसा मत मांगिए। वहां जाके बोलिए कि आई नीड अ जॉब, आई डोंट वांट मनी, बिकॉज दैट जॉब इज इटसेल्फ अ ट्यूशन फॉर यू, इट्स अ क्लासेस। यस। तो ये जो होता है ना, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्ट करो अपने आप। क्योंकि कैसा होता है, हम लोग क्या सोचते हैं कि अब मैंने डिग्री ले ली, अब मेरे लिए आईपीएल के दरवाजे खुल जाने चाहिए। इतना आसान ये सब जिंदगी में नहीं होता है। जिंदगी में कुछ, जैसे मुझे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं नहीं बोलता कि आप खो मत, लेकिन मैं बोलता हूँ कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। एग्जैक्टली सर, खोना एग्जैक्ट। कुछ नहीं पड़ता है। आप कभी भी खोते नहीं हो। ये किसी ने भी कहानी बनाई है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कभी नहीं खोआ जाता है। अगर आपका पाने का जो लक्ष्य है वो पॉजिटिव है, अगर लक्ष्य आपका बहुत ही प्योर है, आपका पैशन जो है वो पैशन के साथ कंपैशन है, तो आप कभी भी कुछ खोएंगे नहीं, आप सिर्फ पाओगे। तो बोलते हैं ना, कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, तजुर्बा तो हुआ। तो कुछ नहीं होगा तो भी एक्सपीरियंस आएगा। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, बहुत ही सही बात आप कर रहे हो। और यहाँ पे मैं और एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कहीं ना कहीं यहाँ पे, कि मतलब बहुत सारे लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते, कि मतलब बहुत गरीब लोग होते हैं, तो इज इट रियली इंपॉर्टेंट टू ड्रीम बिग? क्योंकि उस टाइम में थोड़ा सा सेल्फ डाउट आते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल लेवल पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो लोग। और कहीं ना कहीं ऐसे भी डाउट्स आए मेरे पास कि मैं वहां पे जाके स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की डिग्री नहीं ले सकता, बट कि मतलब जाके ग्राउंड पे खेलना हो या फिर एक्सपीरियंस कलेक्ट करना हो, आई कैन वर्क फॉर फ्री ऑल्सो, बट मैं एजुकेशन की तरफ नहीं अभी रुक कर सकता। तो क्या उनके लिए आपकी एडवाइस रहेगी? क्या ये सही है, या फिर एजुकेशन होना चाहिए उस फील्ड में, इस पर्टिकुलर फील्ड में, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में? देखो दोस्त, एक बात बताऊं आपको कि ड्रीम बिग और पैसों का कोई संबंध नहीं है। एग्जैक्टली। सपने कभी भी सपने चार्ज नहीं करते। हम्म। आप सपने कहीं खुल के देखिए और बड़े ही सपने देखिए। और दूसरी बात, अगर आप मेरे बैकग्राउंड की बात करोगे तो मेरे फादर सच में बहुत बहुत हम्बल बैकग्राउंड से थे। हम लोग बहुत अंडर प्रिविलेज थे। मतलब ऐसा नहीं कि मैं, तो पैसों के सपने देखने में पैसों की जरूरत नहीं होती। और मैंने भी कोई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डिग्री नहीं की है, लेकिन एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको कि आप 12th के बाद एक बीपीई करके कोर्स होता है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में बैचलर, बीपीई। फिर एक होता है बीपी एड, फिर उसका एक मास्टर डिग्री होती है एमपी एड। उसके लिए इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और 3 साल का, पहले 12 12th के बाद 4 साल का कोर्स है। और उसके बाद फिर से 2 साल का, और फिर से 2 साल का, 8 साल वहां पे गुजार दीजिए। वो डिग्री आपकी 70-80 हजार रुपए में पूरा खर्चा हो जाएगा, अगर आपके 12th में मार्क्स अच्छे हैं। और आप वही काम कीजिए अगर आपको स्पोर्ट्स में काम करना है। तो जरूरी नहीं कि आपने कोई बहुत स्पोर्ट्स डिग्री कहीं और से लेनी है। और उसके बाद जब आप 8 साल का कोर्स कर रहे हो, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इसके चक्कर में ना पड़े, और ग्राउंड वर्क पे काम करें, दूसरे आजू बाजू टूर्नामेंट करते रहें, कुछ ना कुछ साथ में लर्न एंड अर्न का सिस्टम देखें। और उसमें ऑटोमेटिकली आप अगर गरीब हो तो कई लोग ऐसे जो गरीबी में आईएएस कर लिया लोगों ने, एग्जैक्टली। तो स्पोर्ट्स डिग्री क्यों नहीं हो सकती है? स्पोर्ट्स डिग्री क्यों नहीं हो सकती है? और लेकिन आज आईपीएल की टीमें भी जो है वो गरीबी अमीरी नहीं देखती है, वो देखती कि बंदा कितना ऑनेस्ट है, बंदा कितना हार्ड वर्किंग है। डिग्री भी बाद में आती है, लेकिन पहले उसका ऑनेस्टी और हार्ड वर्क देखते हैं। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो आई होप सर और वो ये जो, उसका करियर ग्राफ बताता है। यस प्लीज कंटिन्यू सर। ये उसका करियर जो जो उसने 8 साल एजुकेशन के साथ साथ क्या साथ में साइड बाय साइड किया है, जो उसके छोटे छोटे अचीवमेंट है। एकदम से आप बड़े बड़े टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। मैं आपको पूछूंगा कि आपने क्या किया, तो जरूरी नहीं कि आप बोलो कि मैंने आईपीएल किया। आप ये बोलो कि मैंने एक नागपुर प्रीमियर लीग होता था वहां पे काम किया है, एक वो ठाणे में प्रीमियर लीग होता था उसमें भी काम किया है। वो भले अननोन हो, लेकिन मैंने प्रीमियर लीग में काम किया है। आई मैनेज द प्रीमियर लीग। एग्जैक्टली। मैंने 8 साल ये मैनेज किया है, मैंने वो छोटे छोटे इवेंट मैनेज किए हैं, मैंने कुछ काम किया है। तो अगला बंदा बोलता है कि नहीं यार, इसने एक्सपीरियंस भी लिया है।
एग्जैक्टली मतलब ये जरूरी है कि बस सिर्फ क्रिकेट के रिलेटेड है और टूर्नामेंट्स हो, कोई भी कौन सा भी टूर्नामेंट हो सकता है, तो वो बिल्कुल भी चल जाएगा डेफिनेटली। ये इसके लिए जरूरी है कि मतलब आपने खुद को थोड़ा सा ग्रूम करे या फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके थोड़ा सा जाने की एग्जैक्टली कैसी चीजें होती है, ताकि मतलब जैसे कि आपने बताया कि ये प्रिपरेशन करना होता है, ये खुद के लिए प्रिपेयर हो सकते हो आपकी, जब आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कहीं ना कहीं आपको ये यही एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा काम आएगा बाद में जाके। तो डेफिनेटली ये देखिए, बहुत ही आप सही आपको एडवाइस। आपको 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 जो बहुत लोग लिख रहे हैं या हम्म हमारे व्यूअर्स है, वो लोग को अगर पैशन है हम्म कि मेरे को स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जाना है, हम्म तो आपके पैशन के लिए, आपके लाइफ के एम के लिए आप क्या लगाना चाहते हो दाव पे? सिर्फ एक तीन हम्म साल की डिग्री करके आप बोलोगे कि मेरे लिए रेड कारपेट बिछ जाए? ये हम्म 130 करोड़ की जनसंख्या के देश में नहीं होने वाला है। एग्जैक्टली सर। यहाँ पे आपको आपको तपना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं ही एलिजिबल कैंडिडेट हूँ। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। और मतलब आई होप कि जो सारे फैंस का भी डाउट हुए होंगे कि डिग्री इंपॉर्टेंट है या फिर क्या इंपॉर्टेंट है सक्सेस पाने के लिए, वो बिल्कुल भी यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। तो रोमी सर, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि मतलब जैसे कि आप बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि बहुत इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आपके एकेडमी के साथ जुड़ चुके हैं, आप बहुत लोगों बहुत यहाँ पे विजिट कर चुके हैं आपके एकेडमी। तो ये थोड़ा सा इंसिडेंट बताइए, जब आपके यहाँ पे एमएसडी आए थे तो कैसा इंसिडेंट था और क्या एग्जैक्टली वो था एक्सपीरियंस? वो मेरे लिए वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। वो ऑब्वियसली मेरे लिए ऐसा था कि मैंने क्रिकेट में जो सोचा था, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि जिसको कि मैं अपने शब्दों में कहूँगा कि सुदामा के घर पे कृष्ण के आने के बराबर था। तो वैसा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बहुत ही स्पिरिचुअल रिश्ता है मेरा उनके साथ। और उन्होंने जो यहाँ पे आके अपने कदम रखे, और वहां से एक नई मेरे को नया मोटिवेशन मिला, एक नई नई एनर्जी मेरे में आई। और मुझे लगता है कि मेरी आगे का सक्सेस का जो जो श्रेय है उसी विजिट को जाता है, क्योंकि मेरे जैसा एक इंसान जो छोटे से गांव में रहता है, ये सोच भी नहीं सकता कि भारतीय क्या कप्तान जिसने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं वो आपके पास खुद आएंगे विदाउट इनविटेशन। और वो बंदा आके मेरे साथ 2 दिन रहेगा, मुझे गाइड करेगा, मुझे पूरी मदद करेगा, और मुझे ऑफर करता है कि उसमें वो मेरे लिए और क्या कर सकते हैं। इससे एग्जैक्टली। बड़ा मैंने उस दिन सोच लिया था कि उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अचानक फोन आया कि हम लोग 50 किलोमीटर दूर हैं, हम लोग पहुंच रहे हैं आपके पास, और 100 किलोमीटर का कार का ड्राइव करके वो मेरे पास। बाप रे। तो ये अपने आप में मेरे लिए, मतलब मैं वो कभी दिन भूल नहीं सकता। और आई थिंक मेरी लाइफ का वो हाईलाइट पॉइंट है कि इस उसके बाद मैंने बोला कि क्रिकेट, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, सब लोग रिवॉर्ड के बारे में पूछना चाहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। ये जो खेल है ना क्रिकेट, ये एक जीता जागता ईश्वर है, भगवान है। ये बराबर रिजल्ट देता है अगर आप ऑनेस्ट हो, अगर आप हार्डवर्किंग हो, चुपचाप अपना काम करते रहिए, वो ऊपर वाला ये खेल बराबर देखे। एग्जैक्टली। ये बात बहुत ही सही कही आपने। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि मतलब पहले आपने एकेडमी स्टार्ट की, फिर उसके बाद में आपने स्कूल भी स्टार्ट की, तो व्हाट इज द मेन मोटिवेशन बिहाइंड स्टार्टिंग दैट स्कूल नियर जी, एकेडमी? क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग एक मिसअंडरस्टैंडिंग लेके आते हैं, और बहुत सारे बच्चे आजकल अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर भी 10वीं फेल थे तो क्या हुआ, हम्म मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम्म लेकिन मेरे को एक बात ये बोलना बड़ा आसान है, बट हम्म मुझे एक बात उन लोगों से पूछनी कि भाई साहब, वो सचिन तेंदुलकर थे हम्म जो, मतलब जो 16-15 साल की उम्र में इंडिया के लिए खेलने को आ गए, जो 14 साल में रणजी ट्रॉफी खेलने लग गए थे। हम्म मुंबई मुंबई जैसी टीम में जहाँ पे सुनील गावस्कर खेल रहे थे, जहाँ हम्म पे संजय मांजरेकर खेल रहे थे, जहाँ रवि शास्त्री खेल रहे थे, वहां जगह ही नहीं बन रही थी। वहां पे 14 साल का बच्चा खेल रहा था। तो हर बार सचिन तेंदुलकर जी से कहाँ कंपेयर करें। और डेफिनेटली। एजुकेशन जो है एजुकेशन जो है वो लाइफ में आपके ऊपर बोझ नहीं है, वो हम्म आपके लिए पर्सनालिटी निखारता है आपकी। मतलब मेरी नजर में वो आपका पॉलिश है। अगर आप एक मूर्ति हो, तो मूर्ति के ऊपर आखिरी में एक जो फाइनल टच देना होता है, हम्म मूर्ति बनाते हैं भगवान, पेरेंट्स मूर्ति बनाते हैं, लेकिन हम्म एजुकेशन उसको एक फाइनल टच देता है। तो वो एग्जैक्टली। फाइनल टच के लिए सिर्फ क्रिकेट पे नहीं होता है, आपको क्रिकेट के साथ साथ कुछ नॉलेज भी होना चाहिए। आप फिजिक्स का और क्रिकेट का बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर आप फिजिक्स समझ गए तो आप क्रिकेट समझ गए।
और अगर आपको क्रिकेट को और अच्छा समझना है तो फिजिक्स पढ़ लीजिए आप। तो एग्जैक्ट आपको और आसान लगेगा कि मैं अगर मीडियम पेसर को जस्ट ऐसा टच करूंगा तो बॉल कहाँ जाएगा, जो अपर कट है वो क्या है, वो जो फिजिक्स का एक टेक्निकल रूल चीजें है। होती है कहीं ना कहीं वो वहां से थोड़ा सा। तो ये सब और अगर आप बहुत बड़े प्लेयर बन गए, मैन ऑफ द मैच मिला आपको, तो आपको बोलना भी होता है। हम्म आपको स्टेज पे जाके जब बोले, आप जब आपके जब करोड़ों फैन होते हैं और जब आपके मुंह से फिर मधुर वाणी निकलती है और थोड़े अच्छे शब्द निकलते हैं तो आपके फैन फॉलोवर और बढ़ जाते हैं। और जब आपको बोलना नहीं आता है तो आपके मीम बन जाते हैं और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। आपने देखा होगा कई कई क्रिकेटर के ऊपर मीम बने जब उनको बोलना नहीं आया, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आई। एग्जैक्टली तो क्यों अपने ऊपर हंसवाना लोगों को? आपको अच्छा लगेगा कि लोग आपके ऊपर हंसें? तो एजुकेशन और स्पोर्ट्स आर नॉट लाइक दिस। एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इज लाइक दिस, दे हैव टू गो कॉम्बिनेशन ऑफ टुगेदर। बोथ। यप दूसरी बात यह है कि अगर बाई चांस आप स्पोर्ट्स में कुछ कहीं नहीं कर पाए तो हम्म एजुकेशन आपका सेफ्टी नेट का काम कर। फिर हम्म आप फिर मैंने जैसे आपको बताया बीपीएड एमपीएड कर लीजिए, हम्म मास्टर्स कर लीजिए स्पोर्ट्स में, और आप आराम से बोलिए कि मैं रणजी ट्रॉफी प्लेयर हूँ और हम्म मुझे अभी स्पोर्ट्स में काम करना है। हम्म और बहुत सारे जॉब है, आप एनालिस्ट बन सकते हो, आप अंपायर बन सकते हो, आप स्कोरर बन सकते हो, हम्म आप कमेंटेटर बन सकते हो। एग्जैक्टली अभी और भी बहुत सारे आ गए। अभी हम्म डेटा डेटा एनालिस्ट आ गया है, एक अलग एनालिस्ट से एक आ गया कि वो सिर्फ डेटा रखता है, रिकॉर्ड रखता है। आप क्लोथिंग पे काम कर सकते हो। बहुत यू बहुत हैव फील्ड अभी। यू हैव अपॉर्चुनिटीज। एग्जैक्टली सर एग्जैक्टली बहुत ही सही बात आपने कही है कि अभी थोड़ा सा स्कोप जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है आगे जाके, और आने वाले ईयर्स में बहुत ज्यादा बढ़ेगा इस फील्ड में। बट कहीं ना और कहीं ये बढ़ेगा और इंपॉर्टेंट बढ़ेगा। है कि बिल्कुल भी प्रिपेयर, आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड रहो, एक्सपीरियंस लो कहीं ना कहीं से, फ्री में जाके काम करो, तभी तो ही आपको आगे का चांस मिल सकता है। सीधा डायरेक्टली बड़ा चांस नहीं मिल सकता है कहीं ना कहीं। तो डेफिनेटली वो मिलके फायदा भी नहीं है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वैसे भी वहां पे जाके आप एक महीने में फिर से वापस आ जाओगे ग्राउंड लेवल पे। तो इससे अच्छा है कि ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करो, आगे आगे बढ़ते जाओ। ये सिंपल सा आपने यहाँ पे बात शेयर की है। तो डेफिनेटली आई होप कि सारे फैंस के अभी सारे इस मैनेजमेंट फील्ड के डाउट क्लियर हुए होंगे। सर थोड़ा सा एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए कि व्हाट इज द वर्ड पैशन फॉर यू, एंड इज दैट समथिंग विच ड्राइव्स यू टू मेक बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन? See, for me, passion and success are not like, मतलब पैशन पैशन है और हम्म सक्सेस मिलना नहीं मिलना ये फिर छोड़ दो। फिर आप उसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि हम्म लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि अगर आपका प्रोसेस सही है, हम्म अगर आपने प्रोसेस सही किया तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैं एग्जैक्टली वो बंदा हूँ जो प्रोसेस पे ध्यान देता हूँ, मैं हम्म रिजल्ट पे कभी ध्यान नहीं देता। और रही बात पैशन की बात, तो हम्म पैशन हर एक इंसान को किसी ना किसी चीज का पैशन होता है। हम्म किसी को स्पोर्ट्स का होता है, किसी को एजुकेशन का होता है, किसी हम्म को सोशल नेटवर्किंग का होता है, किसी को कंप्यूटर का होता है। तो लेकिन वो पैशन पहचानना आना चाहिए खुद का। एग्जैक्टली और उस पैशन को जो 100% देता है, हम्म मतलब पैशन के बाद प्रोसेस करता है, हम्म उसको फिर सक्सेसफुल होने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। exactly. So it is very important to focus on the process so to become a successful. Yeah, Sir, also have to identify what is exactly your passion. मेरा hmm, पैशन किसी को देख के ड्रिवन नहीं होना चाहिए, मेरा exactly. पैशन मेरा अंदर से आना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी का जो मूवी था, उसमें Hmm, जब वो एक बार खड़गपुर स्टेशन पे बैठ जाते हैं और अगली hmm, ट्रेन में बैठ के चले जाते हैं, वो कॉलिंग सुनना बहुत जरूरी है। hmm. अगर वो वहां से नई कॉलिंग सुनते तो आज भी आपको खड़गपुर स्टेशन पे मिलता। Exactly, sir. Exactly. वो पहचान आना चाहिए, उतना उतने गट्स होने चाहिए। कुछ भी चीज, हाथ की चीज छोड़ के, मैं Hmm. आपको बता दूं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कि मैंने प्री यूपीएससी प्री एग्जाम क्लियर कर लिया था और Oh. मैं दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहा था। जब मेरे को वो छोड़ना था तो मैंने इतने बड़े बड़े लेवल के सपने छोड़े। और Hmm. तब मेरे पास में क्रिकेट का Yep. कोई बैकग्राउंड नहीं था, मतलब मेरे मैं पाऊंगा नहीं पाऊंगा, अकेडमी चलेगी नहीं चलेगी, आईपीएल भी नहीं था तभी। आई एम टॉकिंग अबाउट 2003, देयर वाज नो आईपीएल। Hmm. बट वो बोलते ना कि इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुझे मुझसे मिलाने की साजिश की है। तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि बाद में आईपीएल बनाई हम जैसे लोगों की। Hmm. Exactly. जब आने वाली जनरेशन और ज्यादा काम करेगी तो आपको क्या पता कि वॉलीबॉल का भी आईपीएल होगा, Hmm. मतलब
प्रीमियर लीग होगा, प्रीमियर लीग हर चीज का प्रीमियर लीग होगा, और आपके पास में इमेंस अपॉर्चुनिटीज रहेगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, वही एक जरूरी होता है कहीं ना कहीं कि आपने कॉलिंग को पहचानो, उसके ऊपर काम करो। मतलब ऐसा भी जरूरी है कि नॉट ओनली मतलब ये सिर्फ पहचान लिया और सब कुछ हो गया। कहीं ना कहीं अगर पैशन को पहचाना है, अगर आप लेना चाहते हो वो स्टेप, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क लेने की भी जरूरत होती है। जैसे कि आपने भी वहां पे रिस्क ली थी। आपके जब प्री एग्जाम्स क्लियर हुए थे तो उस टाइम आपने वहां पे ना जाके यहाँ पे फोकस करने की कोशिश की। महेंद्र सिंह धोनी का हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड, बट यू हैव टू टेक सम रिस्क टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। सो इज दैट And व्हाट also, आई? I also request all the parents that they should allow their student, यस। their children to do mistakes. हम्म। They should allow to do some mistakes. इतना भी परफेक्शनिस्ट और कंप्यूटर मत बनाइए उनको, कभी फ्यूचर में वो स्टैंड कर पाएगा। एग्जैक्टली जब मिस्टेक्स से हम सीखते हैं तो बहुत सारे, ये जो एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत यहाँ पे होता है कि मतलब फेल्योर से बचाने के लिए सिखाते हैं वो। तो कहीं ना कहीं लाइफ में ये इम्पोर्टेंट है कि फेल्योर से सीखो, और पहले तो सबसे पहले तो फेल होना सीखो। तो लोग फेल्योर से डर के कहीं ना कहीं कुछ थोड़े से लेस, मतलब जैसे कि आपने बताया कि अगर कोई बंदा अगर आपके जैसे आपके सिचुएशन में होता तो वो यूपीएससी के लिए जाता, क्योंकि हमें पहले से ही ऐसे ही ग्रो किया गया है, और एजुकेशन में भी हमें यही सिखाया जाता है कि फेल ना हो। बट फेल्योर से ही सीखते हैं, ये कोई नहीं बताता, कोई यहाँ पे बिल्कुल भी कोई ये चीज नहीं सिखाता। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू फेल टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। एग्जैक्टली सर। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो मतलब आपने लॉजिस्टिक्स मैनेजर आप थे पहले, फिर आप धीरे धीरे टीम मैनेजर भी थे। तो क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, और मतलब अगर मैं पूछूं आपको कि क्या रोल रहे थे, तो क्या रोल रहता है लॉजिस्टिक्स मैनेजर का और टीम मैनेजर का? लॉजिस्टिक्स मैनेजर का जो रोल है वो सबसे टफ है, क्योंकि वो मैंने करीबन 6-7 साल वो प्ले किया। और वो रोल में अगर आपने 6 साल निकाल लिए तो आप आईपीएल का टीम मैनेजर तो बहुत एक थोड़ा आसान जॉब हो जाता। लेकिन अगर आपने वो 6-7 साल सीख लिया तो उसके बाद आप कुछ भी, क्योंकि ये चीजें वो है जो ग्रास रूट पे प्रॉब्लम आने वाले हैं। अब उसमें रोल क्या होता है, उसमें रोल ये होता है कि ऐसा समझ लीजिए कि प्लेयर के अराइवल तक, प्लेयर के डिपार्चर तक, उसको जो भी लगने वाली चीजें हैं, तो जहां भी जाना है, जो भी उसको चाहिए है, उसकी पूरी जरूरतें आप पूरी करेंगे। तो उसमें क्या नहीं होता है ये बोल सकते हैं आप। उसमें बस कौन सी जाएगी, बॉल कितने लगेंगे, नेट बॉलर कौन रहेगा, विकेट कितने मिलने वाले हैं, खाना कब कितने बजे मिलेगा, कौन सा खाना, मेन्यू में क्या क्या रहेगा, उसका आने के पहले सिम कार्ड वगैरह बन के तैयार होना चाहिए, उसका इंटरनेट काम कर रहा है कि नहीं करना चाहिए, उसके रूम में उसको क्या क्या पसंद है, जिम कैसा है, जिम में उसको क्या क्या चाहिए, स्विमिंग पूल, उसको स्विमिंग कितने बजे जाना है। आप हर बात समझ लीजिए। फिर बीसीसीआई के साथ में कोऑर्डिनेट करना है, आईपीएल के साथ कोऑर्डिनेट करना है कि कितने बजे मैच को, कितने बजे जाना है, क्या करना है, कौन बंदा भी इंटरव्यू देगा, कौन क्या करेगा, ये सारे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इंटीग्रिटी, everything is your responsibility. And I think it's a very interesting, very challenging, but it keeps you on your feet. So it's very I love that, because it's like very challenging, and it's not like, you can say that, oh, my experience is 13 years now, it is on the autopilot. वो autopilot पे कभी नहीं जाता। You have to keep Every day learning there is a new challenge. every day. Yes, you have to keep learning every day. Especially in the COVID, when social distancing was there, when the mask was there, when sanitization was there, उसमें बहुत डिफिकल्ट हुआ, बबल में बहुत डिफिकल्ट हुआ। लेकिन दुबई में पूरा सक्सेसफुल हमने सीजन किया, इंडिया में हमने हाफ सीजन किया, और जान के आपको खुशी होगी कि राजस्थान रॉयल में एक भी बंदा पॉजिटिव नहीं था। तो हम लोगों ने, थैंक्स टू आवर मेडिकल टीम, थैंक्स टू आवर मैनेजमेंट, providing all the facilities, all the support to keep the players safe, हमारे सारे प्लेयर सेफली घर पहुंच गए। तो ये मतलब as a team management you always feel proud. यस एग्जैक्टली सर। और ये जो आपका रोल है बिल्कुल भी, तो क्या इसमें बिल्कुल भी आपको, मतलब जब आपने तलेगांव में कुछ टूर्नामेंट्स अरेंज किए थे, वहां पे मैनेज किए थे, तो क्या वो अभी आपको हेल्प कर रहे हैं?
बहुत ज्यादा। यस, क्योंकि डेफिनेटली। क्योंकि कैसे है ना, मैं जो तलेगांव में करता था वो लिमिटेड रिसोर्सेस थे, लिमिटेड पैसा था। वहां पे रिसोर्सेस की कमी नहीं है, फाइनेंसेस की कमी नहीं है। तो आप सबसे बेस्ट और वर्ल्ड के बेस्ट आदमी को कैसा ट्रीट करना चाहिए ये आप कर सकते हो। तो लेकिन हाँ, अनप्रिडिक्टेबिलिटीज जो है वो आपको थोड़ा सतर्क रखती है। और जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ, क्योंकि मुझे छोटे छोटे प्रॉब्लम को डील करने में, मैं खुद यहाँ पे अकेडमी खुद तो ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट या कोई भी मैनेजमेंट एक पजल के जैसा होता है। और रोज नए नए पजल आते और रोज आपको नए सॉल्व करने होते। एग्जैक्टली exactly. और जैसे कि आपने बात की कि कोविड के यहाँ पे बिल्कुल भी टफ हुआ होगा आपका साल यहाँ पे मैनेज करना। तो क्या आपकी अभी के मतलब जो अभी 13 इयर्स का भी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो व्हाट वाज चैलेंजिंग और टफ मोमेंट फॉर यू एज अ मैनेजर टिल नाउ? See, I can't say tough, but चैलेंजिंग था। तो ये लास्ट हमारा जो दिल्ली वाला लेग था, दिल्ली में काफी कोविड के पेशेंट बढ़ रहे थे और होटल स्टाफ में से कुछ लोग पॉजिटिव आ गए। तो हम लोगों ने होटल स्टाफ को प्लेस के फ्लोर पे आने को मना कर दिया। और हम लोग, मतलब मेरी पूरी जो टीम थी, विक्रम था, सोमी था, जस्सी था, गुरनाम, विजेंदर था, या अश्विनी था, अर्जुन देव था। तो उन लोगों ने क्या किया कि 3 टाइम का खाना सर्व करना प्लेयर को खुद, विदाउट होटल स्टाफ। उनकी लॉन्ड्री उठानी, उनका गार्बेज उठाना और वो सारा का सारा डस्टबिन में डालना। ये रोज काम बांट के 3 ग्रुप बनाए, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ऐसा तीनों को डिवाइड किया। 3 टीम बनाई, तीनों टीमों ने ये पूरा का पूरा खुद, मतलब वी वर वेटर्स, वी वर लॉन्ड्री बॉय, वी वर क्लीनर्स, एंड आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। बट क्योंकि मेरी पूरी जो टीम है, हमारी टीम ने पूरा का पूरा वो 10 से 15 दिन इस तरीके से निकाले और बिना किसी शिकायत से, मुंह पे स्माइल रखते हुए। वो चैलेंजिंग था, बहुत टफ था, क्योंकि बाद में आपको प्रैक्टिस पे भी जाना होता था, वहां भी बॉलिंग डालनी होती थी, वहां भी कुछ हेल्प करनी होती थी, क्योंकि काफी सारे थ्रो डाउन करते हैं। तो कुछ वो थ्रो डाउन वाले बच्चे थे, उन्होंने सबने हेल्प किया। और उसके बाद आके ये भी काम करना होता। तो अमेजिंग था, टीम वर्क की मिसाल थी। और नया सीखने को मिला कि हम बिना होटल स्टाफ के भी जिंदा रह सकते हैं। एग्जैक्टली सर। और एक चैलेंजिंग मोमेंट कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब किसी प्लेयर के साथ अगर आपको कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस जब भी अभी कोविड के साथ बढ़ गए थे, तो एज अ मैनेजर आपको यहाँ पे बताना होता होगा कि मतलब दूर से बात करो, या फिर ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे मोमेंट्स आपके लाइफ में आए, तो क्या आपको मतलब ऑकवर्ड लगा या फिर डर लगा? जब मैं दूसरी टीमों का जब मैच खत्म होता था तो बहुत प्लेयर मिक्स होते थे ना आपस में। तब थोड़ा रिस्की लगता था क्योंकि उनके भी रिस्ट्रिक्शन थे, हम लोग भी रिस्ट्रिक्टेड थे। वहां पे थोड़ा दिक्कत आती थी। और जब कभी कभी आपके कुछ जानने पहचानने वाले बड़े अच्छे दोस्त मिलते हैं, सपोज माई भाई मिल रहे हैं, तो उनके साथ भी दूरी बना के रखना है, तो वो एक अपने आप में बड़ा अजीब लगता था। लेकिन फॉलो करना था, उनकी सेफ्टी ज्यादा जरूरत है, हमसे ज्यादा जरूरी उनकी सेफ्टी थी। तो मैं कोशिश करता था कि मेरा मास्क हमेशा ऑन रहे। और चैलेंजिंग इसके पहले अनफॉर्चुनेट किस्से भी हमारे साथ बहुत हुए हैं कि एक बार जब हमारी टीम को बैन लग गया था, तो वो हमारे लिए बहुत टफ टाइम था। तो ऐसे चैलेंजिंग जो मोमेंट है बहुत सारे आए। लेकिन आज भी राजस्थान रॉयल, मेरी पूरी टीम उसी जज्बे के साथ खड़ी है। तो यही तो ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। और यही मुझे और मेरी पूरी टीम को और पूरी, आई थिंक पूरे इंडिया को सिखाती है कि you should be positive and you should be full of happiness, full of spirit। and क्या बोलते हैं उसको कि जैसे हमारे संजू भाई बोलते हैं, परवाह नहीं करनी। हाँ, बहुत बार उनका वो मतलब डायलॉग सुना है। और मतलब जब आपको बर्थडे विश किया था उन्होंने, तो भी वही उसी अंदाज में आपको विश किया है। तो उस थोड़ा सा रिलेशन के बारे में बताइए थोड़ा सा कि संजू सैमसन के साथ आपका कुछ खास रिलेशन हो चुका है? संजू
संजू का अगर आप पहले से फोटो उसके कुछ फोटो पुराने वीडियोस देखोगे हम्म। 2013 के, तो जब वो मतलब मैं तो बोलूंगा टीनेजर था जब वो टीम में आए। यस। तो मैं उन तब से जानता हूँ। इतना फोकस, इतना डिसिप्लिन लड़का, यंगस्टर, पहले से ही अपनी यंग एज से ही मैंने कभी किसी को नहीं देखा। मतलब उसके बाद मैं रियान पराग को बोलूंगा कि उतना डिसिप्लिन है, लेकिन संजू भी बहुत डिसिप्लिन, बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत ही फोकस्ड। और आज जब वो कप्तान बना है, तो आपको लगता है कि जब मैं और टॉस के लिए जाते थे उनके साथ में, जब टीम मैनेजर भी जाता है, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता था कि मैं एक ऐसे सुपरस्टार के साथ जा रहा था कि जो एक दिन यंगस्टर, बिगिनर और हमारी टीम में न्यू कमर था, और आज उसका कप्तान है। एग्जैक्टली सर। अभी तो मतलब आपके पास बहुत सारी जर्सीज है एकेडमी के अंदर, आपने बहुत सारे वहां पे लगाई है, बहुत सारी जर्सीज या फिर जो भी आपको प्लेयर्स ने दी है चीजें, गिफ्ट्स दी है। तो कहीं ना कहीं क्या आपका मतलब अभी आगे जाके इसका प्लान है कि मतलब वो आगे जाके वो भी इसका म्यूजियम मैं बना दिया जाए या फिर उसी एकेडमी के अंदर जिससे ये आज। सवाल ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। मैं आज पहली बार खुल के बताना चाहता हूँ कि आज तक मैंने कभी भी किसी भी प्लेयर को कुछ मांगा नहीं, लेकिन किसी भी प्लेयर ने ऐसा नहीं किया कि नहीं दिया हो। तो वो कलेक्शन बहुत बढ़ गया था। और उसके बाद राजस्थान रॉयल ने अकेडमी बनाने का भी डिसीजन ले लिया हमारे साथ। तो मेरे अगर घर पे कभी जाओगे, तो मेरे घर पे आपको एक छोटा सा पेन भी नहीं दिखेगा क्रिकेट का, क्योंकि मैं मुझे लगता है कि वो सारी जो चीजें हैं वो क्रिकेट को बिलोंग करती हैं। और वो मेरे, क्योंकि ठीक है मेरे घर में सब कुछ होना चाहिए, बट वो मेरी नहीं है, वो किस खेल ने दी है और इसी खेल की है। तो एग्जैक्टली। आगे चल के किसी को इंस्पायर करे, तो वो म्यूजियम मैं नहीं बोलूंगा उसको। मैं एक ऐसी जगह, मैं ड्रेसिंग रूम बोलो या वॉक थ्रू बोलो या एकेडमी का एक एरिया बोलो, वहां पे ऐसी चीजें लगाना चाहूंगा जो दुनिया को इंस्पायर करे। वहां पे जो प्लेयर, छोटा सा बच्चा आए, वो देखे और वो बोले कि नहीं, आई वॉन्ट टू वेयर दिस जर्सी, आई वॉन्ट टू हैंडल दिस बैट, आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट, आई वॉन्ट टू विन दिस मैन ऑफ द मैच। मैं इस तरह तो, जिसको बोलते हैं लीव योर लेगेसी बिहाइंड, इस तरीके की लेगेसी क्रिएट करना चाहता है राजस्थान रॉयल, कि आने वाली कई पीढ़ियों को इंस्पायर करे। और इसके लिए मैं सारे उन प्लेयर्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आज तक अपने मैन ऑफ द मैच ट्रॉफीज हो गए, अपने अवार्ड्स जितने भी मिले, वो अपने जर्सीज, बैट, पैड, किट, यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपना किट दिया, जॉर्ज बटलर ने आज तक जितनी भी उसको ट्रॉफीज मिली सब दिया, संजू सैमसन ने जितनी ट्रॉफीज मिली सब दी, बेन स्टोक ने दिया, क्रिस मॉरिस ने दिया, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने नहीं दिया। तो स्टीव स्मिथ ने दिया, शेन वॉटसन ने दिया। तो ये सारे जो म्यूजियम ऐसा खड़ा है, तो वो म्यूजियम ना होके वो एक इंस्पिरेशनल इंस्टीट्यूट बन जाए। वो एग्जैक्टली। एक वो एक मक्का मदीना बने क्रिकेटर्स के लिए। ये मेरा सपना है, एग्जैक्टली ऑल्सो ताकि सर यू हैव। राजस्थान रॉयल का सपना है, हमारा सपना है। एग्जैक्टली। यू हैव ऑल्सो डेडिकेटेड रूम्स की मतलब जो एकेडमी आपने ओपन की है वहां पे डेडिकेटेड रूम्स है, जैसे कि अभी शेन वॉन का हो गया, या फिर आपके खुद के एकेडमी को आपने MSD पॉइंट्स 07 का नाम दिया है। तो ये भी एक चीज आप दिखाना चाहते हो कि मतलब इस छोटे से विलेज में अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। ये क्या आप मतलब रखना चाहते हो, लोगों के नहीं, सामने इंस्पायर करना चाहते हो? उसके पीछे ये था कि मैं काफी वर्ल्ड में घूमा। हम्म। तो मैं जब किसी भी क्रिकेट ग्राउंड पे गया, हम्म। तो जब कभी रूम की चाबी मिली तो उस पर रूम नंबर लिखा रहता था, 203, 402। मैं तब सोचा कि अगर क्यों ना कोई क्रिकेट एकेडमी ऐसी हो जहां पे स्लीप, ईट, ड्रिंक, गो टू टॉयलेट इन क्रिकेट, एवरीथिंग हम्म। इज क्रिकेट, हम्म। एवरीथिंग इज लाइक, हर बार आपको एक एक मिनट आपको क्रिकेट की याद दिलाता हो। तो रूम रूम में नंबर नहीं होना चाहिए, रूम एक प्लेयर के नाम पे डेडिकेट होना चाहिए। हम्म। और फिर उसके अंदर उसका इंटीरियर होना चाहिए, उसकी स्टोरी होनी चाहिए, हम्म। उसके बारे में वो क्या चाहता है, क्या करता है, उसके वर्क एथिक होने चाहिए, रादर देन वो क्या पहनता नहीं है, कौन सी गाड़ी उसके पास होनी, उसके वर्क एथिक क्या है। इस तरीके से हम लोगों ने पहले क्रिकेट कंसेप्चुलाइज अकेडमी पहली बनाई, जो आई थिंक वर्ल्ड में पहली क्रिकेट अकेडमी है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, मेरे ऊपर भी आपको एक बॉल दिखाई देगा, तो यस। यहाँ तक पीओपी भी जो बनाया छत पे, उसमें भी क्रिकेट बॉल है। तो ये छत पे, फ्लोरिंग पे, दीवारों पे, जो डोर नॉब है, डोर नॉब हमने क्रिकेट बॉल का बनाया।
ताकि बार बार उसका टच एंड फील हो, रूम का नंबर ना हो, रूम प्लेयर के नाम पे जाना जाए। जो जो प्लेयर यहाँ पे आते हैं वो एक रूम में जाके अपना ऑटोग्राफ देते हैं, उनके नाम पे एक पूरा इंटीरियर बनता है उसका। और फिर वहां पे जब यंगस्टर आके रहते हैं तो वो बड़ा खुश होते हैं, बोलते कि सर मैं आज जॉस बटलर के रूम में सोया, आज मैं संजू सैमसन के रूम में सोया, आज मैं धोनी के रूम में सोया। तो देन दे एक दिन के लिए उनके अंदर वो कैरेक्टर आता है, एक दिन वो वैसा वैसा बनना चाहते हैं, वैसा बिहेव करना चाहते हैं। और बाद में यहाँ से जब वो जाते हैं तो यादें लेके जाते हैं और अपने शोल्डर पे जिम्मेदारी लेके जाते हैं कि मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी अपने देश का नाम रोशन करना है। ये पूरा कंसेप्ट इसके इस बेस पे बना है वो। यस सर, आई वुड डेफिनेटली लव टू विजिट योर एकेडमी। जिस तरह से वो आपने चीजें मैनेज करके रखी है, मोस्ट और वेलकम, मतलब बिल्कुल भी जो रूल्स बना के रखे हैं, तो बिल्कुल भी मैं भी वहां पे जाके इंस्पायर होना चाहता हूँ सर, डेफिनेटली। बिल्कुल भी जो जिस तरह से आपने अभी। ये पैंडेमिक खत्म होने के बाद मेरी तरफ से ओपन इनविटेशन है, आप प्लीज आइए। डेफिनेटली सर, श्योर सर, डेफिनेटली आऊंगा। तो इसी सेगमेंट में से एक लास्ट सवाल है आपके लिए सर, कि मतलब अभी आपकी जर्नी बहुत हो चुकी है, मतलब 13 साल आप राजस्थान रॉयल्स के साथ हो, बट बीच में 2 साल आप राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के टीम मैनेजर भी थे। तो उनके साथ की थोड़े से यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसी जर्नी थी वहां पे राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स एक्चुअली के। हाँ, जब हमारा बैन लगा तो उसके बाद मेरे बड़े भाई हैं रघु अय्यर, वो पुणे सुपर जायंट के सीईओ बने। हम्म। और उन्होंने मुझे फोन किया कि तुम टीम ज्वाइन करोगे, तो मैंने बोला कि उनके साथ काम करने का प्रिविलेज था। फिर मैंने राजस्थान रॉयल के मैनेजमेंट को पूछा कि क्या मैं जब तक 2 साल है तो मैं जा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल जाना चाहिए, घर पे बैठ बैठ के उससे अच्छा कि स्पोर्ट्स में और सीखना चाहिए, आपको और सीखने को मिलेगा। तो जब मैं गया वहां पे तो एक मल्टी स्टारर टीम थी वो, बहुत अच्छी टीम। संजीव गोयनका जी हमारे यस। ओनर थे, बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान, बहुत ही वेरी वेरी प्रोफेशनल सेटअप। और वहाँ पे धोनी, बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ, केविन पीटरसन, थिसारा परेरा, अजिंक्य रहाणे, जॉर्ज बेली, या। ऐसे कई प्लेयर्स जो इंटरनल कैप्टन, अपना फैफ डुप्लेसी, स्टीफन फ्लेमिंग वो कोच थे। ऐसे सेटअप में बहुत कुछ सीखने को मिला। सीएसके और राजस्थान रॉयल के जो बच्चे, जो बाद में जो बैन दोनों को लग गया था, तो उनके मैनेजमेंट और उनके प्लेयर्स की वो टीम थी। तो बहुत ही मजा आया, बहुत सीखने को मिला बड़े बड़े लेजेंड के साथ काम करने का। तो उससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया मेरा कि मैं अगर ऐसे लोगों के साथ में भी अपनी टीम को मैनेज कर सकता हूँ, तो मुझे लगा कि अब मैं भी प्रोफेशनल हो गया। मतलब जैसे बोलते हैं ना, इतने बड़े बड़े बैट्समैन को, बॉलर्स को फेस किया है, तो मैंने भी इनके साथ में काम कर लिया था टीम मैनेजर। तो मुझे वहां पे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। और वहां से मेरी एक नई जर्नी चालू हुई, मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद ही शायद आप फिर मतलब यहाँ से टीम मैनेजर भी बने राजस्थान रॉयल्स के या उससे पहले आप लॉजिस्टिक्स मैनेजर या भी थे। तो डेफिनेटली या कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा पुणे के साथ। बट आई होप पर्सनली कि फिर से एक बार पुणे की टीम आए, वहां पे आप मैनेजर वहां पे भी रहे। राजस्थान रॉयल्स में ऐसा नहीं कहूंगा कि राजस्थान रॉयल्स छोड़े, एक एक जगह पे, अगर दो जगह पे पॉसिबल हो तो दोनों टीम आप मैनेज कर सकते हो। क्योंकि मैं पुणे से बिलोंग करता था, और मैं मतलब तो उस टाइम अच्छा लगा था कि पुणे की एक टीम आई है, और फिर 2 साल बाद वो भी चली गई। तो डेफिनेटली वी विल होप फॉर दैट। वंडरफुल, वंडरफुल सेटअप, वंडरफुल सिटी। बहुत अच्छे फैन कमाए हमने उस 2 साल में। और या। लोग बहुत प्यारे हैं पूना पूना या। में। मतलब अगर कभी मेरे को रिलोकेट कभी लाइफ में कुछ होना, मजबूरी पड़ी, तो मैं पूना में रिलोकेट होऊंगा, इतनी अच्छी जगह है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। और रही बात कि कहाँ मैं रहूंगा, तो बस मैं तो यही चाहूंगा कि आखिरी सांस में क्रिकेट में लूं, दैट्स ऑल। चाहे कहीं पे भी रहूं तो क्रिकेट वहां पे खेला जाए, नो सो प्रॉब्लम। सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बट कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने बताया पहले पार्ट में भी, कि मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा टफ टाइम्स आते हैं, हर एक इंसान के जीवन में टफ टाइम्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप चाहो या फिर ना चाहो, वहां पे थोड़े से सेल्फ डाउट्स आने लगते हैं ज्यादा। तो यहाँ पे क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा या फिर नहीं बढ़ पाऊंगा, तो वहां पे एक डिसीजन लेना होता है कि क्या किया जाए। तो बहुत सारे केसेस में हम हार मान के घर पे वापिस चले जाते हैं, कोई भी आप अगर चीज परस्यू कर रहे हो। तो आपके जीवन में क्या टफ टाइम्स थे आपके हिसाब से, और कैसे आपने उसको कॉन्कर किया? क्या पॉजिटिव माइंडसेट आपको हेल्प करता है उस समय, और या फिर क्या एग्जैक्टली आप एडवाइस देना चाहोगे? नहीं,
जैसे आपने बोला कि टफ टाइम आते हैं, हर एक की लाइफ है, और लाइफ का जो लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, सम टाइम यू आर अप, सम टाइम यू आर डाउन। लेकिन जब डाउन होते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए कि मतलब मैं हमेशा देखता था कि जब मैं डाउन होता था तो मैं अपने पुराने घर जाता था, जहाँ पे मैं पला बड़ा, जहाँ पे मैं पैदा हुआ। तो वो घर बड़ा मिट्टी का सा था, एक कमरे में सब कुछ, पूरी जिंदगी थी। तो मैं ये सोचता था वहां से जाके कि इससे तो बुरा कुछ नहीं होगा, यहीं पे आना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। और अपने से नीचे नीचे वालों को तब देखना चाहिए कि मुझसे भी नीचे लोग रहते हैं, मेरे से भी लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है। तब अपने आप को आप लकी पाते हो और वहां से आपको मोटिवेशन मिलता है। एग्जैक्टली सर। लेकिन दूसरा एक बात है कि जब आप और उसको उस फील्ड को छोड़ के दूसरी फील्ड चुनना आपके दिमाग में आता है, तो एक बात याद रखिए कि फिर से आपको वहां पे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और वहां पे ऐसा आएगा कि फिर आप वहां पे भी नीचे जाओगे, फिर एग्जैक्टली। आप उस तीसरी चीज पकड़ोगे, फिर तीसरी भी बहुत अच्छी पहले पहले लगेगी, बाद में फिर तीसरी डाउन जाएगी। तो ऐसा कितनी बार करोगे? उससे अच्छा एक ही बार जब आपने पकड़ लिया, जब उसका डाउन साइड आया है तो उसका अपसाइड भी आएगा। जैसे बोलते कि सुबह के बाद सवेरा है, वो अभी एक गाना भी था, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, एग्जैक्टली। मिस्टर इंडिया का गाना था। तो वो मैं बड़ा, मतलब मेरे मेरे जब टफ टाइम होते तो मैं बहुत गाने सुनता हूँ, मैं जगजीत सिंह को बहुत सुनता हूँ। एग्जैक्टली सर, ये बहुत ही मतलब ये तो एक गाने ही जगजीत बहुत सिंह की इंस्पायर गजल में, करते हैं। डेफिनेटली। जगजीत सिंह की गजल में एक शेर है कि दुनिया ना जीत पाओ तो हारो ना खुद से तुम, थोड़ी बहुत तो जहन में नाराजगी रहे, बदला ना अपने आप को जोते वही रहे, मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे। कहीं ना कहीं ये गाने, कुछ किसी की कुछ लिखी हुई बात, मैं उन लोगों से बहुत इंस्पायर होते रहता हूँ। और मैं अपने फादर की लाइफ को देखता था, उन्होंने बहुत दिक्कतें फेस की। तो मैं सोचता था कि अगर वो, मैं एक उस जैसे बाप की औलाद हूँ कि जहाँ पे उन्होंने भी बहुत कुछ फेस किया है, तो व्हाई नॉट, इट्स अ प्रोसेस एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस आल्सो। एवरी टाइम, इवन आपके जितने भी झाड़ ग्रास, हर बार तो ग्रीन नहीं मिलेगा, कभी कभी पीला भी होगा। तो जैसे आपने ग्रीनरी को एक्सेप्ट किया, वैसे आप रूखेपन को, सूखेपन को एक्सेप्ट करें और वेट करें अपनी टर्म का, अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करें, और अदर देन वहां से छोड़ के भाग जाए। छोड़ के भागने वाले को भगोड़ा कहते हैं, और एग्जैक्टली। वहां पे खड़े रहने वाले को विनर कहते हैं, चैंपियन कहते हैं। आई थिंक सर लाइफ इज अ टेस्ट मैच। तो टेस्ट मैच में कैसे कि मतलब बॉल टू बॉल हमें देखना होता है, इनिंग बिल्डअप करनी होती है। वैसे ही लाइफ की थोड़ी सी हमारी कहानी है कि इनिंग बिल्डअप करनी है, अपनी लाइफ बिल्डअप करनी है, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। सो यही आप कह रहे हो कि मतलब टफ एग्जैक्ट टाइम्स तो आएंगे ही हर एक के, वो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट यू हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड यू हैव टू बैक योरसेल्फ इन दैट टफ टाइम्स। सो सर यहाँ पे and इसी see, yeah, सेगमेंट। when it's a bad time, when it's यप। a when it's a tough time, see what drives you. Try to think what can drive you, whatever that that will be anything. Try to find out your driving force. I had a lot of driving forces in my life, so try and go to the driving force. Go to primary school again and start again fresh. एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो इसी सेगमेंट में एक सवाल और उठता है कि मतलब जब हमारे टफ टाइम्स चल रहे होते हैं या फिर कोई भी हम अनकन्वेंशनल पाथ हम लेते हैं, तो उस टाइम सोसाइटी की सोच कोई ना कोई अलग रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते या फिर कंफर्टेबल करियर बनाना चाहते हैं। तो बिल्कुल भी उनको हमारी चीजें समझ नहीं आती या फिर हमारे ड्रीम्स जो है वो समझ नहीं आते। तो कहीं ना कहीं वो लोग आके हमें बोलते हैं तू क्या कर रहा है, या फिर तेरा कुछ हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, तो ये तू ये मत कर, तू सिर्फ यहाँ पे इंजीनियरिंग कर, डॉक्टर कर, तू आराम से सेट हो जाएगी लाइफ, पैसा आ जाएगा बहुत सारा। तो क्या आपने ये चीजें फेस की है? तो या फिर अगर लोग जो यहाँ पे फेस कर रहे हैं ऐसी चीजें, तो क्या आपको यहाँ पे उन लोगों को एडवाइस देना चाहोगे आप? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। और ये बहुत लोग पूछते हैं और बहुत लोग इसी सवाल में फंस जाते हैं। तो एग्जैक्टली। मैं आपको बहुत क्लियरिटी से एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिंदगी आपकी है, सवाल आपका है, और ये जो पजल है ये आपका है, ये सॉल्व आपको ही करना है। ये तीसरे बंदे के बोलने से कुछ नहीं होगा। और रही बात अब बोलने की बात लोगों की, तो क्या बोलते थे ना वो, सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे कहेंगे? लोग। यप। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि श्री रामचंद्र प्रभु, द गॉड, उनको लोगों ने बोल दिया कि तुम सही आदमी नहीं हो, तो तुम
मतलब आप राम जी से ऊपर हो गए। आप सचिन तेंदुलकर को एक बार बोल दिया कि आपने अभी क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, बहुत हो गया, आप सचिन हाँ। तेंदुलकर से ऊपर हो गए। हम्म। धोनी को किसी ने कभी क्रिटिसाइज कर दिया, आप धोनी से ऊपर हो गए। आप ये तो बिल्कुल आप आपका जो स्केल होना चाहिए आपको मेजर करने का, ये हम्म। आपका खुद होना चाहिए। यू ऑलवेज हैव टू compete विथ योर सेल्फ। और रही बात, लोग जब जब मेरे साथ में ऐसा कि मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि मैं पागल हो गया हूँ, हम्म। मैं छोटे से गांव में सब कुछ कर रहा हूँ, मैं डूब जाऊंगा या तो मैं बहुत पागल हूँ। हम्म। मैं एक बात ये सोचता था कि ये मेरे लिए गलत बात नहीं है, दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी। एग्जैक्टली। बिकॉज अगर मेरे जैसा सब लोग सोचने लग जाते हम्म। तो मैं इतना सक्सेसफुल कैसे हो जाता। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। बहुत ही तो बढ़िया ये था। ये बातें जो ये बातें जो लेके सोचने लग जाता है कि क्रिटिसिज्म, या फिर अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या बोलेंगे। दोस्त, एक बात याद रखना, आप भले ही फेल हो जाओ, हम्म। मैं मैं ऐसा पास होना बिल्कुल नहीं चाहूंगा जहां आपकी आत्मा मर जाए, लेकिन पब्लिक हम्म। आपको बोले वाह वाह क्या बात है, लेकिन आपकी आत्मा मर चुकी है। आपका एग्जैक्टली। दुनिया में इंटरेस्ट नहीं है, आप एक मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हो। उससे अच्छा है मैं अपनी दिल की इच्छा पूरी कर रहा हूँ, मैं खुश रह रहा हूँ, भले मैं हारा हूँ या जीता हूँ, उससे क्या मतलब है। एक एग्जैक्टली। छोटी सी लाइफ है, उसमें कब आना है, कब क्या पता कब जाना है, और लेकिन जाते सबसे वक्त ये नहीं बोल के जाना कि मैंने अपनी लाइफ अपने तरीके से जी। एग्जैक्टली सबसे मतलब बड़ी चीज होती है, वो होती है रिग्रेट। तो रिग्रेट होता है तो मतलब आप तब तक 40 साल के हो चुके होते हो, तो बाद में वो रिग्रेट आता है कि अगर मैंने वो वहां उस टाइम किया होता तो आज ये यहाँ पे मैं नहीं होता। तो कहीं ना कहीं रिग्रेट ही बहुत बड़ी यहाँ पे चीज है। तो उससे बचना चाहिए जरूर, क्योंकि जो भी अपना पैशन है वो इसको फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। सो थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि बहुत सीरियस बातें हो गई यहाँ पे। बहुत मतलब क्रिकेट के रिलेटेड बात हो गई, बहुत जीवन की बातें हो गई, तो थोड़ा सा माहौल को ठंडा करते हैं। और एक रैपिड फायर राउंड है, तो वहां पे आपको मैं सवाल पूछूंगा, आपको सिर्फ फटक से आंसर देना पड़ेगा। सो आर यू रेडी फॉर दैट? यप। सो फर्स्ट सवाल आपको कि आपका फेवरेट फूड। सिजलर, वेज सिजलर, वेजिटेरियन। सीजलर, ओके। फेवरेट सॉन्ग। सॉन्ग तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी फिलहाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि अ, गजल है। हम्म। मोहब्बत का करने वाले कम ना होंगे, मगर तेरी महफिल में हम ना होंगे। एक गजल है, हम्म। वो अभी याद दिमाग में आ रही है। ओके ओके सर। सो सर, अगर आप मैनेजर नहीं होते, अगर आपने क्रिकेट के रिलेटेड करियर नहीं करा किया होता, तो आप क्या बनते? शायद मैं पागल खाने में होता, क्योंकि मैं कोई बिजनेस कर रहा होता, और या फिर मैं सिविल सर्वेंट होता। ओके। सो अभी इसी सेगमेंट में से थोड़ा सा, अभी एक थोड़ा सा एक सेगमेंट है इसके अंदर कि यहाँ पे मैं रोल्स दूंगा आपको। तो यू हैव टू चूज अ क्रिकेटर, राजस्थान रॉयल्स क्रिकेटर, हु फिट्स फॉर दैट रोल परफेक्टली। सो फर्स्ट वन, डीजे पर्सन, तो सॉन्ग्स बहुत ही अच्छा बजाता हो। इंग्लिश इंग्लिश में क्रिस मॉरिस, हम्म। और पंजाबी में राहुल तेवतिया। राहुल तेवातिया, यप। हु इज द मोस्ट हैप्पी गो लकी पर्सन इन द क्राउड, मतलब जिसको कुछ भी परवाह नहीं है, कि आराम से वो आता है बंदा। शायद मुझे इसका आंसर पता है, बट आपके संजू, या संजू संजू है, बेन स्टोक है। या एग्जैक्टली। थर्ड पर्सन, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, ऑसम डांसर। रियान पराग। यस, वो डांस एंड हमने देखा भी था, रियान पराग का, जब पिछले टाइम बहुत ही यूनिक डांस था उनका। तो ये, और जॉस बटलर भी, लेकिन ओ जॉस जॉस बटलर के स्टेप बटलर। बड़े फनी थे, जॉस बड़े फनी बटलर ऐसा, स्टेप थे उसके। यस यस यस, उनको कभी मतलब वो बहुत ही मतलब एक काम बंदा रहता है, जिसके हम मतलब उनको ऐसा लगता नहीं कि वो डांस करते होंगे। तो यप। गजब गजब आदमी है, ऑफ द ग्राउंड भी ऑन द ग्राउंड भी, लेजेंड है वो, लेजेंड। एग्जैक्टली। वेरी फोकस्ड पर्सन। संजू एंड जॉस। पार्टी पर्सन। राहुल एंड रियान। एग्जैक्टली, वो दिखता ही है एंड मतलब। एंड 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 बेन स्टोक आल्सो, सॉरी, बेन स्टोक एंड क्रिस ओ क्रिस मॉरिस एज वेल।
मैं चारों को बोलूंगा। Okay, okay. So, prankster, who is the first one to pull a prank? गोपाल, सुरेश गोपाल। Oh, is that anything you want to share? कुछ incidents आपको याद आ उसके रहे साथ मैं जब भी उसके साथ जब भी रहता हूँ डर के रहता हूँ मैं। वो कुछ भी कर सकता है। वो पता हो? चला उसके नीचे से कैमरा चालू है, कभी कुछ हो रहा है, तो बहुत प्रैंक करते हैं। ओके, ओके। सो सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ सीखने का मौका मिला हमें, और आई होप कि मतलब सारे फैंस के जो सवाल थे वो क्लियर हुए होंगे। बट यहाँ पे इसी सेगमेंट में से इंटरव्यू एंड करने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि वन एडवाइस दैट यू विल गिव टू एस्पायरेंट्स हु आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड बट नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रगलिंग। मैं एक ही बात बोलूंगा कि प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट पे मत दो। और जितना हम प्रोसेस को पाने के लिए इतनी शिद्दत से सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उतनी शिद्दत से ये बोलो कि मुझे ये करना है, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं बैग भी उठाऊंगा, मैं झाड़ू भी मारूंगा, लेकिन क्योंकि मुझे सीखना है, मुझे देखना है। तो जितनी शिद्दत से आप पाना चाहते हो, उतनी शिद्दत से आप डेडिकेट भी करो अपने आप को। उसके बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा। Exactly. That is the great advice you have given. So, sir, that's it from my side. अगर आपको कुछ शेयर करना है, थैंक अगर आपको कुछ यहाँ पे शेयर करना है, ऐड ऑन करना है, तो प्लीज कीजिए सर। मैं इतना ही बोलूंगा कि चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई स्पोर्ट हो, चाहे आप कोई कलाकार हो, चाहे आप एक अच्छे इंजीनियर हो, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिसको ऑनेस्टी कहते हैं, कि अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट नहीं है तो उस प्रोफेशन की कोई अहमियत नहीं है। और जितने भी प्रोफेशन आज तक हुए हैं, कई लोग बोलते हैं कि वो बड़ा प्रोफेशनल लुक्रेटिव है, ये प्रोफेशनल बहुत अच्छा है। ये प्रोफेशन लुक्रेटिव किसने बनाया है? ये हम जैसे लोगों ने बनाया है। कई लोगों ने लीड किया और उस प्रोफेशन को वहां तक लेके गए। तो जब भी अभी कभी आप कोई प्रोफेशन परस्यू करते हो, तो लोगों ने आपने उस प्रोफेशन की गरिमा बढ़ानी है। वो प्रोफेशन बाद में आपके नाम से जाना जाना चाहिए। इतनी शिद्दत से और इतनी ऑनेस्टी के साथ अगर आप काम करोगे, आप दुनिया में नाम कमाओगे और वो एग्जैक्टली। प्रोफेशन आपकी वजह से जाना जाएगा। दैट्स ग्रेट मैसेज यू हैव गिवन सर, क्योंकि जब भी मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब भीड़ के साथ चलोगे तो भीड़ बन के रह जाओगे, तो यही आपने बात की है कि मतलब थोड़ा सा अलग करो, बट आपको जो आप पसंद है वही करो, डेफिनेटली तो बिल्कुल भी सक्सेस मिलेगी और आपका नाम भी होगा उस टाइम। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा हो यहाँ पे जुड़ के। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन।